जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विनर्स ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी? क्या चल रहा है जीवन में? पढ़ाई लिखाई का क्या सीन है भाई? कि बस अभी भी बस प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट ही हम लोग खेल रहे हैं। देखो सही से बताएं तो पढ़ाई करने का तो इच्छा हो नहीं रहा है। क्या करोगे यार, जो सरकार की ऐसी हरकतें हैं जो हम लोगों को पीछे ढकेलती जा रही है। कुछ करने का इच्छा होता नहीं है क्योंकि यार एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो नहीं रहा है, मनमानी के तरीके से हो रहा है। जैसे देखो ये देखो, देख ही रहे हो सारे टीचर टीचर उसी में लगे हुए हैं। बट लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार, रेलवे का एग्ज़ाम है 7 तारीख से, तो टलने वाला है नहीं। तो प्रोटेस्ट के साथ साथ यार रेलवे का भी अपना देखना है। वो एग्ज़ाम आ गया है तो उसको भाई देना एकदम मस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सर पे खड़ा है। आज 3-4 दिन बाद एग्ज़ाम चालू होने वाला है। तो उसके लिए भाई लोग एकदम जी जान लगा के पढ़ो एकदम बढ़िया से, क्योंकि आज हमारी वो वाली माइक नहीं है, तो आज इसी माइक से हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। शायद माइक कहीं गया हुआ है इसीलिए यहाँ पे है नहीं, तो कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मेरे को आदत नहीं है इसमें बोलने को। बट ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का प्रैक्टिस सेट 2 है आज। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया और बाकी अच्छा आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया रहा। सभी लोगों को तहे दिल से नमस्कार है भाई, इतना बढ़िया बढ़िया आप लोग प्यार दिया, कमेंट दिया और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं, बताए हैं कि और चीज़ें कैसे बेटर कर सकते हैं और चीज़ें क्या इंप्रूव होना चाहिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा होना चाहिए। हर एक चीज़ तो मैं डिसाइड करके लाया हूँ, बट लेकिन आप लोगों का प्यार देख के बहुत मज़ा आ रहा। ठीक है, और यही रीज़न है कि आज हमारे साथ मिश्रा जी बैठे हुए हैं हमारे क्लास में, क्योंकि क्लासेस सर की हो नहीं रही है, इसीलिए मिश्रा जी डेली आके स्टूडियो में पढ़ाई करते हैं बैठ के। तो सोचे कि आज अनुराग भैया क्लास में बैठ जाते हैं। बैठे हुए हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी को दिखाया जाएगा कभी आप लोगों को। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो मेरे को देख के कमेंट करते हैं कि आप मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी हैं। देखो भाई, मिश्रा जी का पद कोई नहीं ले सकता। मिश्रा जी का लेवल यहाँ है, बाकी हम लोग तो उनसे नीचे हैं, समझ रहे हो। स्टैंडर्ड लेवल है मिश्रा जी का। तो मिश्रा जी तो हमको नहीं बोलो यार, बेइज्जती होता है फिर, क्योंकि यार मिश्रा जी कहाँ और हम कहाँ, बहुत डिफरेंस है हम लोगों में। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग चालू करते हैं और एकदम धुआं धड़के के साथ करेंगे। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा है और थोड़ा बढ़िया बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे स्क्रीन पे आएगा आप लोगों को, तो उसका सोल्यूशन देना है, फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोगों का। ठीक है, बाकी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से 16% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। सीधी सी बात है, बहुत लल्लू सवाल है, इजी सवाल है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो ये ए हो गया अपना, ये बी हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये कि ए का वेतन बी से 16% अधिक है। लेट मैंने बी को 100 माना, तो 100 से 16% अधिक कितना हो जाएगा, ए का वेतन 116। ठीक है मिश्रा जी, 16% मैंने बढ़ा दिया। अब आगे ये कह रहा है, क्या कह रहा है देख ले। देखिए ये कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, किसका वेतन, बी का वेतन। बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है, यानी ये 116 है, 100 है, यानी कितना है, 16 कम है। कितने पे, तो ए से, जैसे से बोलता है का बोलता है ना, उसको नीचे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि ए से बोला है ना, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ए वाला नीचे आ जाएगा, यानी 116 पे कितना परसेंट पे निकालना है, 100% पे। बस इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो रहा पूरा बेसिक से, मतलब 100 मान के बना दिया। बाकी एक और रूल होता है एबी रूल, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं बता दूंगा एबी रूल क्या होता है अभी इस वीडियो में। ठीक है, देखिए इसको काटते हैं। अगर इसको काटते हैं ऐसे, देखिए 4 से काटते हैं तो ये 4 बार में चला जाएगा। 4 से काटते हैं तो 29 चौका कितना होता है, 116, क्योंकि 30 चौका कितना होता है, 120। अब देखो ये ऊपर हो जाएगा 400, बट्टे में क्या आ जाएगा, 29। चलिए पढ़ा पढ़ लेते हैं 29 का। 29 से कम 29, हाथ में 11, 110। तो 29 का अगर मान लो हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 116, 3 बार पढ़ेंगे 87, यानी 13 पॉइंट से स्टार्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया, 2 ऑप्शन से 87 यानी 13 10 23 यानी 230। ठीक है, अगर मान लो 30 से हम 7 गुना करते हैं तो 210 हो जाएगा। तो 29 का 7 गुना कर लेते हैं, 29 का 7 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 203। 29 का 7 गुना यानी 13.7 से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। तो इसमें कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू ही दे रखा था 16%, और यही 20%, 25%, 30% देता तो बहुत ईजी में निकाल लेते। बट यहाँ पर देखते 13.7 से ही है, अपन 13.6, तो ऑप्शन नंबर है। पूरा करने की फिर जरूरत नहीं है, यहाँ से निकल जाएगा। बट देखो मान लो कि मैंने 100 मान के बनाया, इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, और वो तरीका क्या है, ए बी रूल। इसमें थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि भैया आप इतना लंबा मत खींचो, आप प्रैक्टिस करा रहे हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को बताया करो। तो मैं बहुत ऐसा चीज़ें अवॉइड करूंगा जो आप लोगों को ऑलरेडी आती है, तो वो चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो चीज़ें नहीं आएगी वो मैं बताऊंगा। ए बी रूल में ऐसा क्या होता है, जैसे मान लो सबसे पहले क्या कहते हैं, यहाँ पर कह रहा है 16%, 16% का फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं। 16% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 ये परसेंटेज हटेगा तो 100 आ जाता है, तो 16 बट्टे में 100 हो जाएगा।
4 से काट देते हैं, 4 चौका 16, 25 चौका 100, यानी कोई चीज़ क्या है प्लस में हो जाएगा 4/25। ठीक है, सेम पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप में ये करते हैं कि सेम पहला स्टेप ये 4/25 लिख लेते हैं। अगर अधिक है, यहाँ पे अधिक है, ध्यान देना है, अधिक है तो प्लस हो जाएगा। आगे ये कह रहा है क्या कि बी का वेतन कितना परसेंट कम है, यानी हमें माइनस करना है, कम है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे अधिक बोला और प्लस है तो यहाँ पे जुड़ता है, माइनस तो चिन्ह रहेगा लेकिन घटाना नहीं है, यहाँ पे जुड़ता। अगर वही कम बोलता तो यहाँ पे माइनस रहता, यहाँ पे प्लस हो जाता। क्योंकि इसमें एबी रूल में ये होता है ना कि एक घटता है एक बढ़ता है। ठीक है, उसमें एक सीन होता है कि मान लो इनका वेतन इतना से ज्यादा है, इनका वेतन इतना से कम है, या इनका वेतन जैसे मान लो इनका एज 10% ज्यादा है तो मेरा एज 10% कम है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम, जैसे उसमें कुछ नहीं करते हैं, फिर ये माइनस हो जाएगा अपना। माइनस में यहाँ पे देखिए ये हो गया, बट्टे में अपना ले लेंगे, ये बट्टे में हो गया, ऊपर 4 का 4 सेम लिखते हैं और कुछ नहीं करते हैं, 25 है ना तो ऐड हो जाता है, 25 और 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। बस अब इसी का परसेंटेज निकाल देंगे, इनटू में 100% कर देंगे। बस अभी 100% निकाले थे तो कितना आया था 13.79%। तो ये है एबी रूल, बहुत ईजी होता है एबी रूल। बस आप लोगों को 100 मानने की जरूरत नहीं होता है, बस जो वैल्यू दे रखा है उसी को हम लोग फ्रैक्शन में बांट के, अगर प्लस बोलता है तो इसको ऐड कर देते हैं, माइनस बोलता है तो माइनस कर देते हैं, बस चिन्ह वहां पर चेंज हो जाता है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 192 और 32 है, यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। कभी भी आप लोग पढ़े होंगे एलसीएम एचसीएफ में पढ़े होंगे तो एक चीज होता है, एक चीज होता क्या है कि जब दो संख्याओं का मल्टीपल होता है ना, यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे कि वही बोला है, एक संख्या दे ही दे रखा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। एक होता है कि एक पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट बराबर होता है क्या एलसीएम इंटू में एचसीएफ, ये डायरेक्ट होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज होता है, याद होना चाहिए आप लोगों को। एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू दे रखा है, पहली एक संख्या कितना दे रखा है 64, हम एक संख्या 64 मान लेते हैं, दूसरी संख्या को x मान लेते हैं क्योंकि दूसरी संख्या ही फाइंड करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। एलसीएम और एचसीएफ कितना दे रखा है 192 और यहाँ पे कितना दे रखा है 32। अब कुछ नहीं करना है, काट देते हैं। देखिए 32 से इसको 2 बार में काट देंगे और 2 से इसको काट देंगे, 2 9 18 और 2 6 12, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 96। कहाँ है अपना ऑप्शन नंबर सी। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं क्योंकि दूसरी नंबर निकालना था, पहली संख्या दे ही रखा था तो बढ़िया सवाल था, उतना बढ़िया नहीं था, बस आप लोगों को प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। चलिए सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन है अपना, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ बट लेकिन बोलेंगे कि भैया यार हमेशा सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, क्या करोगे यार, इजी होता है इसलिए दे देते हैं कि आप लोग, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वीडियो देखोगे तो कॉपी कलम लेकर बैठते नहीं हो, दिमाग लगाते हो, ये भैया ऐसे होगा ऐसे होगा, बस ऐसे एज्यूम करते हो। तो ये क्वेश्चन वैसा ही होता है एज्यूम करने वाला, इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप खुद एज्यूम करके आप निकालो ताकि उससे थोड़ा माइंड का कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा कि दिमाग चल रहा है। देखो मैं ऐसे इसको कैसे करता हूँ, देखो सबसे पहले कोई भी ऐसा फंक्शन दिया होता है ना तो उसको पीछे से आते हैं हम लोग कि पीछे से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है भाग, सबसे पहले पढ़े हो ना क्या होता है उसमें, देखो दो चीजें होता है कि एक तो स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि या तो इधर से देख ले या तो उधर से देख ले। ठीक है, तो सबसे पहले इधर से देख लेते हैं। ये देखो भागा में तो सबसे पहले ये 3 नीचे आ जाएगा तो ये कट जाएगा, 2 बार में आएगा, फिर 5 और 2 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे भाग है ध्यान रखना। अब देखो फिर ये रूट वाला अपना काउंट करते हैं, बोर्ड मास जानते हो ना, बोर्ड मास पहले ब्रैकेट वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में पहले इसका सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं तो 3 आ जाएगा क्योंकि भाग में है तो नीचे के बट्टा में हो जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, 12 में से 2 गया कितना हो जाएगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ गया 15 हो जाएगा। ये देखो बढ़िया से लिख देता हूँ, यहाँ पे 15 हो गया और यहाँ पे भागे में 10 है, ध्यान देना। 2 चीजें स्टेप खत्म हो गया, तीसरा स्टेप कर लेते हैं। देखो भागे में ये तो कट जाएगा, पहले 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 आ गया, यहाँ पे 26 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 26 आएगा। बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे 15 और यहाँ पे भागे में है तो नीचे आ जाएगा 10, नीचे हो जाएगा। बस अब इसको निकाल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काट देंगे 13 बार में और 13 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 39। 39 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। तो इजी सवाल था, बस आप लोग ऐसे ही मन से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है फिर ओ से, जैसे मान लो कि बी होता है बी ओ डी बोर्ड होता है शायद, डी से डिवाइडेंट होता है डिवाइड होता है, बोर्ड एम से होता है क्या मल्टीप्लाई, ए से होता है ऐड होता है और एस से होता है सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑफ मतलब ये ओ मतलब ऑफ हो जाता है, हम लोग जिसको ऑफ जिसमें नहीं लगता है का की लग जाता है वो वाली। तो सबसे पहले ये सीरीज होता है कि ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो बोर्ड मास की ये रूल है, बाकी कुछ था नहीं इसमें, इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो उसी ब्याज दर से राशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। सबसे इजी सवाल होता है। ठीक है, इसमें बस टाइम निकालना होता है। कह रहा है क्या कि मान लीजिए कोई राशि है,
ठीक है, ये कह रहा है मान लीजिए कोई एक राशि है और ये कितना 4 गुना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, फिर यही राशि बोल रहा है, तो उसी ब्याज दर पे कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी, यानी मान लो इसी ब्याज पे कितने वर्ष में कितना हो जाएगी अपना 64 गुनी हो जाएगी। 64 गुनी पूछा है, यानी ये 4 गुनी हो जाती है तो कितने टाइम निकालना है हमें कि कितने साल में 64 गुनी हो जाएगी। देखो ऐसे सवाल जब भी आते हैं ना, तो सबसे पहले ऊपर वाली चीज देखते हैं। जैसे मान लो ये 4 है तो हम इसके पहले पावर निकालते हैं। यहाँ पे 4 के पावर क्या है हमारा, 4 के पावर क्या है, कुछ नहीं है, नहीं 1 है। तो जो ये 4 है ना, ये 64 है, इसका भी बेस फॉर्म हम लोग लेके आना है, बेस फॉर्म भी 4 बनाना है। तो 64 को 4 कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 4 का क्यू कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का क्यू ही कहीं 64 है। तो क्यों ना हम यहाँ पे 4 का क्यू लिख सकते हैं 64 की जगह पे, एकदम लिख सकते हैं, बोलेगे एकदम भैया लिख सकते हैं, यानी 4 का क्यू है। तो देखो जो 1 है ना, यही रिप्रेजेंट करता है हमें क्या, कि कितने साल के लिए है। जो 1 है इसका वैल्यू कितना रखा है 3, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का 3 गुना है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा मिश्रा जी, 3 का 3 गुना यानी 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। बस बेस फॉर्म दिया होता है कि ऊपर जो बेस फॉर्म होता है ना उसी को जो नीचे, क्योंकि यहाँ पे बोलेगा जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 दे देगा तो 2 का ही कोई बेस फॉर्म देता है। जैसे 16 दे देगा कि 2 के पावर 4, यहाँ 8 देगा यानी 2 के पावर क्यू, उसी का वैल्यू निकालना होता है बस। यानी 1 का वैल्यू जितना जितने साल में हो रहा है उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ पे सेम जो ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे वही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना। तो इसमें कुछ खास दम होता नहीं है, ईजी होता है, बस आप लोगों को ये कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इतना है, ए बी बराबर इतना है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे 2 बच्चे होंगे, एक तो ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला से कर लेंगे, और कोई मतलब ऐसे दिमागी वाले बच्चे होंगे कि चलो थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेते हैं। क्योंकि ये चीज ऐसा होता है ना कि जैसे मान लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई ऐसा 2 संख्या होगा ना जिसका स्क्वायर करके ऐड करने पर 82 आएगा, और कोई ऐसा 2 संख्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा। तो दिमाग लगाओ कि कौन ऐसा 2 संख्या हो सकता है। नहीं तो ये नहीं मालूम है तो फिर आपको ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ए क्यू, क्या निकालना है हमें, ए क्यू प्लस बी क्यू। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का, सबसे पहले मान लो हम ए प्लस बी का होल क्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, फिर आता है प्लस 3ab में हो जाता है ए प्लस बी। अब देखो यहां से हम ए प्लस बी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर निकाल के जो आएगा फिर ए बी का मान रख के फिर ये वाला मान हम फाइंड करेंगे। तो भाई इसमें तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है। अगर फॉर्मूला ये, क्योंकि देखो अगर 2 संख्या अगर एज्यूम करके नहीं आ रहा है तो हमारे पास तो ऑप्शन सही है, हमें फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला लगा ही देंगे। बट लेकिन क्यों यहाँ पे अगर 2 संख्या में एज्यूम करके ला सकते हैं तो हमें क्यों फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो 2 संख्या क्या है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे मान लो कि ए और बी का वैल्यू रखना है। मान लो ए को मैं 9 रखता हूँ, बी का 1 रखता हूँ, तो 9 और 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 9। चलो वही चीज मैं यहाँ इंप्लीमेंट करता हूँ। ए का वैल्यू 9 लेता हूँ, 9 का स्क्वायर 81, 81 और ए का बी का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 81 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 82, दोनों जगह सेटिस्फाइड कर दिया, यहाँ भी यहाँ भी। तो सीधी से हम लिख सकते हैं क्या कि ए का वैल्यू हम 9 ले लिए, बी का वैल्यू हम क्या ले लिए 1 ले लिए। अब पूछा है हमें क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है बस। तो ए क्यू का मान यानी 9 का क्यू प्लस बी क्यू यानी क्या 1 का क्यू। तो 9 का क्यू क्या होता है, सारे लोगों को मालूम है कि 729 होता है, और प्लस में 1 आ गया तो ये कितना हो जाएगा 730। और 730 कहाँ है अपना, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये जी सवाल था आपको। अगर ये चीजें अगर मान लो कि संख्या कुछ अजीब सा दे दिया, कुछ ऐसा दे दिया जो 2 नंबर को गुणा करने पे नहीं आ रहा है, तो फिर हमारा वही ऑप्शन से कि हम अपना क्या फॉर्मूला से बनाए, जो फॉर्मूला हमें याद ही है। तो दोनों ऑप्शन दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं, जो बेटर होगा आप यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 28 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। जहां भी अगर पैसा की बात कर दिया ना कि इतना दिन में इतना काम करते हैं तो इतना मिलता है, यानी समझ लीजिए क्या वर्क एंड वेजेस का सवाल होता है, और बहुत ईजी होता है। जैसे हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हो ना, सेम वैसे ही होता है। बस इसमें क्या होता है कि जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से हमें पैसा मिल जाता है, कि उसके बदले में हमें इतना पैसा मिलेगा बस। तो उसको हम टाइम एंड वर्क की तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हो गया ए, यहाँ पे हो गया बी। कह रहा है ए किसी कार्य को 30 दिन में करता है, चलो भाई साहब 30 दिन में कर दिया। बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है, कर दिया। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालते हैं। 30 और 40 का एलसीएम 120। अगर 30 से 120 को कितना बार में कटेगा 4 बार में, 40 से 120 को 3 बार में, यानी ए का एफिशिएंसी 4, बी का एफिशिएंसी 3। ठीक है, और यही तो बोला है, क्या बोला है देखो, अगर ये बोल दिया मैं, अगर यहाँ पर दिखाऊं, ये देखो फिर यहाँ पे बोलता है कि उन्हें कार्य करने के लिए 28 रुपये मिलता है, तो ए का मान बताएं। यानी कार्य करने के लिए मान लीजिए कि अगर ऐसे यूनिट में देखें तो 120 यूनिट काम होता है, बट लेकिन इनका एफिशिएंसी 4 है
3 है, और ये दोनों साथ मिलकर जो काम करते हैं उसी के बदले उनको 2800 मिलता है, यानी टोटल के बदले 2800 मिलता है। यानी एफिशिएंसी, क्योंकि वर्क जब भी निकाला, जब भी हम टाइम निकालते हैं तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो समझो वर्क जब हमें 2800 मिला है, 2800 मिला है और दोनों लोग मिलकर किए हैं, कितना इन लोगों का एफिशिएंसी है, 4 और 3 7। पूछा क्या है, ए का एफिशिएंसी निकालना है, ए का कितना हिस्सा है, यानी 4 के, ये 4 के हिसाब से करेगा, 7 से काट दो, 4 बार में, यानी 400 हो गया, और 4 को 400 में करोगे तो 1600 रुपया हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना हो गया, 1600 रुपया, ऑप्शन नंबर सी। इस सवाल में कोई दम था, कलम उठाने की जरूरत है ही नहीं कि यहाँ पर निकाल देंगे 120, 4 और 3 7, 7 का वैल्यू दे रखा है 2800, 1 का वैल्यू 400, 4 का वैल्यू यहाँ पे 1600 हो जाएगा, 3 का वैल्यू निकाल लेंगे 1200 हो जाएगा, 16 और 12 जोड़ोगे तो 28 आ जाएगा। तो बनाने की जरूरत था ही नहीं, आप अपने ऐसे देख के आप दिमाग से भी कर सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इसमें टाइम पूछ दिया है, कितना समय लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे टाइम पूछा है, तो एक चीज मालूम होना चाहिए कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस आप लोगों को ये चीजें मालूम होता है। बेसिक चीज होता है कि डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये चीजें होता है जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें जो सब किसी को मालूम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। देखिए अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में पार करती है। समझिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालना है, मैं डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, डिस्टेंस इन द सेंस कि ट्रेन का पहले जो ट्रेन का डिस्टेंस होगा और जो पुल का डिस्टेंस होगा, यानी टोटल वो कवर करेगा, टोटल ऐड करेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा। क्योंकि हमें यहाँ से निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इन लोगों का डिस्टेंस दे रखा है और यहाँ पे टाइम दे रखा है, हमें निकालना है स्पीड। तो हम स्पीड निकालेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 200 मीटर ये है और 300 मीटर ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 मीटर। टाइम कितना दे रखा है हमें, 30 सेकंड। तो हमें ऑलरेडी यहाँ पे डिस्टेंस 500 आ गया, 30 सेकंड को इसको कर देंगे डिवाइड। अगर 30 से डिवाइड करें तो कट जाएगा, यानी हमारा स्पीड कितना आ जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये भी मीटर में है और टाइम भी सेकंड में दिया है। तो किलोमीटर पर आवर में रहेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें जो ऑप्शंस भी है ना सेकंड में है, तो बहुत ईजी है, हमें चेंज करने की भी जरूरत नहीं है कि मीटर से हम किलोमीटर में चेंज कर देंगे। ठीक है, एक चीज हम निकाल का दिए, स्पीड निकाल दिए। जब हम स्पीड निकाल दिए तो और क्या चीजें कर सकते हैं, देखिए जब स्पीड निकाल दिए तो हमें ये चीजें पूछा है, और इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। कंफ्यूजन में क्या आते हैं, देखो 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए मान लीजिए कि हम प्लेटफॉर्म में हैं, प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं। देखिए दो चीजें होता है, टाइम एंड जब डिस्टेंस पड़ेगा तो उसमें एक पोल आता है, मान लीजिए फिर आदमी कोई खड़ा है। जब इन लोगों को पार करेगा ना तो इनका डिस्टेंस नहीं होता है, क्योंकि आदमी का डिस्टेंस इसमें नगण्य के बराबर होता है। पार करना इन द सेंस जो ट्रेन अपने आप को पार करती है वो इसका डिस्टेंस हो जाता है। समझ लो, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं, अगर मेरे को पार करेगा यानी ट्रेन अपने आप को पार करेगा, जब अपने आप को पार करेगा वही डिस्टेंस हो जाता है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और मान लो यहाँ पे ट्रेन का लंबाई कितना है, 200 मीटर। यानी सीधी सी बात है कि यार अगर मैक्सिमम अगर हम लंबाई देखें तो लंबाई कितना हुआ, 200 मीटर। क्योंकि हमें प्लेटफॉर्म से मतलब ही नहीं है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे करते हैं कि 200 150 ऐड कर देते हैं, 350 हो जाता है। लेकिन हमें ऐड नहीं करना है। क्यों ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर वो हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछता तब ना, क्योंकि प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पूछता तो, क्योंकि जो अपने आप को पार करेगा वही होगा, ट्रेन का ही लंबाई। बस यही ध्यान रखना है कि ट्रेन का ही लंबाई करना है, क्योंकि आदमी को लंबाई होता है नगण्य होता है। ठीक है, तो ट्रेन अपने आप को पार करेगा, यानी आप क्या आदमी को समझो पार कर दिया, तो यही हो जाएगा, यानी डिस्टेंस ही हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या था, टाइम निकालना था। टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा, 200 मीटर, यानी अपने आप को पार करेगा। 150 मीटर फालतू का दिया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, वो अपने आप को पार करेगा ट्रेन, यानी 200 मीटर है। और स्पीड हमारा क्या है, 50 मीटर पर सेकंड। 50 ये हो गया, बट्टे 3 आ गया तो मैंने इसको ऊपर भेज दिया, बस हो गया। अब हमें निकल जाएगा टाइम यहाँ से। चलिए इसको हम काटते हैं। देखिए इसको काटते हैं, 50 से कट जाएगा 4 बार में, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104 से ये करेंगे 12 सेकंड। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था, इसमें कुछ था नहीं, बस यही दिया था कि उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि जब भी ट्रेन अपने आप को पार करेगी तो सीधी सी बात है आदमी को पार कर देगी, जो इसमें कि आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया से समझा पाऊँ, बेसिक से चीज़ों को समझा पाऊँ, अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति ए बी सी एक व्यवसाय को इतना इतना के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान दिया जाता है, यदि कुल लाभ इतना हुआ तो सी का लाभ ज्ञात करें।
सी का लाभ निकालना है, सीधी सी बात है। और सी का वैल्यू यहाँ 5 है, इसका हम लोग प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि टाइम बराबर है तो प्रॉफिट, जब भी अगर टाइम बराबर होता है तो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 का देखेंगे, 5 का मल्टीपल चेक करेंगे, सारे 5 से कटेंगे, तो कोई ऑप्शन नहीं हमें बनाना पड़ेगा, बेसिक से ही। चलिए इनका हम लोग लिख लेते हैं प्रॉफिट, क्योंकि टाइम बराबर है तो प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो समझ लेते हैं, यहाँ 2 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, बस एक लाइन यहाँ पे ये बोल दिया है इन्होंने, जो क्या बोला है, क्या कि निर्णय लिया गया है कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा, और कुल लाभ कितना हो रहा है, इतना का लाभ हो रहा है। तो ठीक है, मान लीजिए कुल लाभ हमारा इतना का हो रहा है और हमें 9% दान दे दिया गया, हमें यानी एक्चुअल लाभ कितना हुआ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 5 4 0 है, 1 2 3 4। मान लीजिए ये टोटल 100% का मान है और हमें 9% दान दे दिया, यानी एक्चुअल लाभ कितना हो गया हमारा 91। तो ये 2 0 से 2 0 खत्म, यानी लाभ का देखिए तो हमारा कितना हो गया 2 5 0 0 इंटू में 91, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। बस यही चीजें तो दे रखा है, और क्योंकि प्रॉफिट का यहाँ पे क्या दे रखा है रेशियो, 2 और 3 5 5 10, यानी इसका वैल्यू 10 दे रखा है। देखिए ये 10 का मान है, ठीक है, ये किसका किसका मान है, 10 का मान है, यानी टोटल जो है 10 का मान है, और हमें निकालना किसका है, सी का। सी का वैल्यू कितना है 5, यानी 5 का निकालना है, बस काट देंगे यहाँ से। देखो यहाँ पे मल्टीपल भी देख सकते हैं 13 के और 7 के, बट यार 13 7 के क्योंकि ऑप्शन ज्यादा है, देखेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, इससे बेटर है काट लेते हैं। 1 0 से 1 0 खत्म। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 250 में 91 से गुणा करते हैं, तो 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, 25 का 1, 25 से कम 25, हाथ में 2, 25 9 225 और 2 227, और इंटू में कर देंगे 5। अब गुणा कर लेते हैं, 0 50 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37 हाथ में 3, और 22 25 110 और 3 113, यानी कितना हमारा आंसर आ गया 113 750, 113 750, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इजी था, बस समझना था कि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दे दिया था 9% वाली बातें, बाकी इसमें और कुछ था नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है, 9 नंबर कह रहा है कि ये यदि एक अलमारी का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ बताइए। देखिए ये पूछा कहाँ है, सबसे पहले अगर पूछा कहाँ है वहां पर देखें तो देखिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछा था 2024 में। और मैं आप लोगों को मालूम है, जो अगर शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं, तो मैं जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का ग्रेजुएट लेवल का सॉल्यूशन करा रहा हूँ ना, उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन करा दिया हूँ, क्योंकि हर एक शिफ्ट में ही आ रहा था। अब बहुत ईजी है, बस थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल है, जिसको समझने में एक बार समझ लोगे तो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मान लो कि विक्रय अगर मूल्य क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य 2 गुना हो रहा है और लाभ 3 गुना होता है, तो सीधे इसका आंसर कितना हो जाएगा 100%। अब कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले लेट मैंने यहाँ पर सीपी माना, ठीक है। अगर सीपी में अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या मिलता है मिश्रा जी, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर कोई चीज मान लीजिए कि 100 का चीज है, ठीक है 100 है, अगर मान लीजिए इस पर हमें 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड कर देंगे 10% का प्रॉफिट, यानी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110। तो वही चीज है कि सीपी में प्रॉफिट ऐड करते हैं तो क्या आता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस आता है। देखिए सेलिंग प्राइस हो गया, बट यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पढ़ लेते हैं क्या बोला है। बोला है कि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। ठीक है मिश्रा जी, समझ में आ रहा है ना, 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी लेट मैं सीपी मान लीजिए यहाँ 100 मानता हूँ, तो 100 को अगर मैं 2 गुना करता हूँ, क्योंकि यही तो सेलिंग प्राइस है, 100 का 2 गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस 2 गुना किया जा रहा है। जब सेलिंग प्राइस 2 गुना हो रहा है तो एक चीज क्या हो रहा है, लाभ अपना क्या 3 गुना हो जा रहा है। लाभ यहाँ पे पी है तो पी का 3 गुना कितना हो जाएगा 3p। बस अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3p में से p घटाइएगा तो 2p, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 100। यानी कहना इन द सेंस कि 2p बराबर 100 है या 100 बराबर 2p है, सीधी सी बात है। कम से अगर 2p बराबर 100 तो 100 बराबर 2p, इधर से कान पकड़िए इधर से पकड़िए, बात तो बराबर है, सीधी सी बात है। तो हम 2p की जगह पे क्या लिख सकते हैं 100, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 की जगह पर 2p लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है तो 100 की जगह पर हम 2p लिख देते हैं बस। तो देखिए 2p सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 2p में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो cp आ जाएगा, यानी 2p में से p घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हाँ cp, p आ जाएगा। तो इसी पे निकलना है, प्रॉफिट cp पे निकलता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इनिशियल पूछा है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो इनिशियल प्रॉफिट यानी क्या प्रारंभिक लाभ। अगर वही पूछता कि जो फाइनल होता है यानी इस पे पूछता 3p पे, बट हमें इनिशियल पूछा है यानी p पे पूछा है, तो p पे p का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे हो रहा है, यानी जब भी प्रॉफिट निकालते हैं तो किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। सीपी का वैल्यू कितना रखा है p, इंटू में 100% कर देंगे बस, तो यहाँ से पी खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा 100% बस। अगर जब भी लाभ 2 गुना बोले क्या बोले सेलिंग प्राइस 2 गुना और लाभ 3 गुना हो रहा है तो सीधे 100% आ जाएगा। तो ये बेस्ट ट्रिक है, एक बार समझिएगा, ये बस ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम अगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो कोई भी 20 गुना 50 गुना कितना भी कहे इजी से आप बना लोगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्योंकि आज हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब ही होता है यार कि जल्दी जल्दी करो, क्योंकि आप लोगों को अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि वाह इतना जल्दी में हम चीज़ें को समझ रहे हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, इतना इतना कैसा क्या बोला है, हमें माध्य निकालना है। माध्य मतलब समझिए क्या बोल रहा है, माध्य मीन निकालना है, क्योंकि मीन होता है, मीडियन होता है और क्या होता है, मोड होता है, यानी बहुलक होता है मोड, मीडियन होता है माध्यिका। यहाँ पे माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए सबसे बढ़िया चीजें क्या होता है, समझ में आया? तो माध्य निकालने के लिए एक चीज हम कर सकते हैं क्या, तो यार सबसे पहले माध्य तो यार डायरेक्ट ऐड करके हम निकाल लेंगे, जरूरत ही नहीं है। माध्य तो बहुत ईजी होता है हमें जहां तक देखे तो, क्योंकि माध्य अगर हम देखें तो बहुत बहुत सीधी सी बात है, ऐड कर लेते हैं। चलिए माध्य मतलब एवरेज, यानी टोटल संख्या को ऐड करके फिर डिवाइड बाई कितना संख्या है उसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 और 0, यहाँ पे देखिए 9 4 13, 13 और 7, 13 और 7 20, 20 और 7, 20 और 7 कितना होता है 27, 27 और 3 30, 30 0, 30 और 31, 31 और 8 39, हाथ में कितना आ गया 3, 3 को ऐड कर देते हैं, 9 3 12, 12 और 7 19, 19 3 22, 22 3 25, 5 30, 6 31, 4 35, 35 और 5 40, यानी ये हो गया 40 9, ठीक है। और डिवाइड बाई कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 को है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से कर देते हैं। अगर 9 से करते हैं तो कितना बार में जाएगा ये 9 चौका 36, ये हो जाएगा 9 चौका 36। उसके बाद से आ गया कितना यहाँ पे 4 49, तो 49 को कैसे करेंगे, 9 के पढ़ा में तो 49 आता ही नहीं है यार, कहाँ पे गलती कर दिया यार, मीन तो ही निकालना है, मीन मीन माध्य प्रेक्षणों 28, एक बार और देखते हैं 9 5 45, क्योंकि 9 चौके 36, फिर 4 49 तो आता नहीं है यार, एक बार और देख लेते हैं 9 9 4 13, 13 और 7 20, 7 27, 3 30, 30 और 31, 31 और 8 39, हाथ में 3, 9 3 12, 12 7 19 3 22, 22 3 25, 5 30, 30 6 36, 36 और 4 40, 40 और 3 40 और 3 कितना होता है 43 और 2 45, ओ 45 होगा ना यार। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गलती, सॉरी भाई यार, जल्दी जल्दी में हमने गलती कर दिया, 45 और बट्टे में कितना 9, तो 9 5 45, 9 एकम 9, यानी कितना 51, ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने फ्लो में यार गलती पढ़ दिया था, माफ करना भाई लोग, हो जाती है बीच बीच में मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पे बस खाली कुछ में इसमें था नहीं, क्योंकि जब भी माध्य यानी सीधी सी बात एवरेज निकालना है, टोटल संख्या को ऐड करते हैं और डिवाइड बाई जितना संख्या है उसे डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर कह रहा है कि अपनी सामान्य चाल के 3/5 से यात्रा करते हुए सिमरन ने 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती तो 27 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, ठीक है। सीधी सी बात है, कहना इन द सेंस कि इन्होंने रेशियो दे रखा है टाइमिंग का, ठीक है। अगर देख लो मैं टाइम का देखूं तो सामान्य चाल का 3/5, यानी हमारा सामान्य चाल 5 है तो 3 बटा से तय की है। जब 3 से तय की है तो कह रहा है क्या कि 35 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये हमारा क्या है, स्पीड का रेशियो है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है अपने सामान्य चाल से, यानी स्पीड का रेशियो दे रखा है और यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, क्योंकि 35 मिनट में 42 किलोमीटर गई है तो सीधी सी बात है स्पीड निकाल देंगे। स्पीड निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होती है, जब भी हमें स्पीड निकालना होता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना दे दिया है 42 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है 35, ठीक है। अगर किलोमीटर में दिया है तो टाइम हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है मिनट, तो मिनट को बदलने के लिए क्या करते हैं डिवाइड बाई 60, जो घंटा में हो जाता है, तो हम सीधी सी बात से 60 को उठा के ऊपर फेंक देते हैं, ये हो गया। अब इसको काट देते हैं, 7 6 42, 7 5 35, 5 से काट देंगे 12, यानी 12 6 72, ये आ जाएगा। इन्होंने 72 किलोमीटर पर आवर से गई है, कितना 42 किलोमीटर गई है 35 मिनट में 72 किलोमीटर पर आवर से, तो इनका आ गया कितना, ये स्पीड आ गया 72 किलोमीटर पर आवर। यानी क्या कि इनिशियल स्पीड उनका क्या था, सामान्य चाल 5 था, 3 के हिसाब से गई है तो 72 किलोमीटर पर आवर की, यही जो हमारा दिया है क्या, जो 3 का वैल्यू दिया है ये 72 दिया है, 3 का 72 दिया है, यानी कितना गुना है 24 गुना। तो सामान्य चाल अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 का 24 गुना कर देंगे, तो अगर 5 का 24 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 24 पचे 120 किलोमीटर इनका सामान्य चाल हो जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर। बट ये थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना क्या है, देखिए वो भी देख लेते हैं निकालना क्या है। कह रहा है क्या कि यदि सिमरन अपनी सामान्य चाल से यात्रा करती है तो 27 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये तो नहीं पूछा है कि वो जो अपना सामान्य चाल गई है वो कितना किलोमीटर पर आवर है, ये पूछा है कि 27 मिनट में वो कितना डिस्टेंस तय करेगी। सीधी सी बात है, हमने स्पीड निकाल दिया है और इन्होंने मिनट दे ही दिया है, डिस्टेंस निकाल देते हैं भाई, ये भी कोई सवाल है यार। देखो अब सीधी सी बात है डिस्टेंस निकालते हैं हम, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। स्पीड इन्होंने दे रखा है कितना, स्पीड यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर,
120 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दे दिया इनको? 27 मिनट। अभी मैंने बताया कि जब भी किलोमीटर में होता है स्पीड तो उसको हम, अगर किलोमीटर पर आवर में होता है स्पीड, ठीक है, बट यहाँ पे मिनट इन्होंने क्या दे रखा है, टाइम जो दिया है मिनट में दिया है, तो उसको हम घंटा में चेंज करेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई क्या करेंगे? 60 कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इसको 60 से 2 बार में चला गया। अब इसको करेंगे 27 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। यानी कितना तय कर लेगी वो इतना देर में? 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये सवाल था, बढ़िया सवाल था। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता था, क्योंकि देखो मैं इस बार जैसे वो फर्स्ट वाले में मैंने क्या कराया था, उसमें कैलकुलेशन थोड़ा भर के रखा हुआ था। इस बार मैंने सवाल को जो उठाया ना, ट्रिकी उठाया, कि जिसमें आपको थोड़ा समझे, रुकने का टाइम मिले कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, 1-2 लाइन पढ़ के फिर स्थिरित होकर बनाओ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ है कि समझने में आप लोगों को टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु से 3 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुना हो जाएगी? बहुत इजी सवाल है, सीधी सी बात है। देखो सीधी सी बात, हम सुभाष को एज मान लेते हैं एक्स। अब कह रहा है कि 8 वर्ष में सुभाष की आयु क्या? सुभाष की आयु 3 गुना हो जाएगी। लेट मैंने 8 वर्ष यानी x + 8 हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा? 3 वर्ष, 3x हो जाएगा। यहाँ पे बोला है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा कि 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है, अब की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो मैंने अब की आयु यानी परसेंटेज हमने x मान लिया है, ठीक है। 8 वर्ष बाद अब की आयु को 3 गुना हो जाएगी, तो x + 8 बराबर 3x, ठीक है। अब आगे कहते हैं 3x हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। x इधर भेज देंगे तो 8 बराबर x इधर जाएगा, तो 3x में से x घटेगा 2x, तो x बराबर यहाँ पे कट जाएगा, तो x बराबर 4 आ गया। बट लेकिन ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है हमें, क्या पूछा है देखिए, पूछा ये है कि कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। यानी अब की आयु हमें निकल गया परसेंटेज 4, ठीक है, x से x का मान निकल गया, तो कितने वर्ष बाद 5 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष बाद? सीधी सी बात है, अगर मान लो ये 4 है तो कितने वर्ष बोला है? 5 गुनी, तो 5 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो 5 से गुणा करेंगे 20 वर्ष हो जाएगा। अब बोला है कितने वर्ष बाद, यानी अब 4 थी अब 20 हो गई, तो कितने वर्ष हुआ? तो यानी 4 से 20 होने में कितना वर्ष लगा? 16 वर्ष। यही तो पूछा है, अब से कितने वर्ष बाद, यानी 16 वर्ष। इसको x मान के ये वो फलना ढिमका बनाने की जरूरत ही नहीं है, बस यहाँ समझना है कि 5 गुनी हो जाएगी। यानी हमें परसेंटेज 4 निकल गया, इसका 5 गुना करेंगे 20 आ गया है। अब बोला है कि जब 4 से 20 हुआ है तो कितना वर्ष हुआ है, यानी 4 और 20 का डिफरेंस ले लेंगे, यानी 16 साल। इजी सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये बोलोगे कि भैया आप कर दो, क्यों करे भाई, मैंने तो कर ही दिया है पीछे से, बनाओ अभी, क्योंकि इसमें तो करना ही नहीं ना, दिमाग लगाओ, और 65-61 का क्या होता है निकाल लेना, क्योंकि ये भी तो बताने की जरूरत है ही नहीं कि इसका रूट क्या होता है 65-61 का। मैं बता दूंगा, मेरे को मालूम है, लेकिन क्यों बताऊं, आप लोग बताना है, और इसका ऑप्शंस कमेंट में बताना है, छोड़ना नहीं है भाई। कमेंट में हर लोग देखना है, जितने लोग देख रहे हैं भाई साहब, नहीं तो माई कसम खिला देंगे मिश्रा जी वाला। अगर जहाँ कुछ बता कि माई कसम खा के बोलो कि करोगे कि नहीं, बात तो वाली चीज़ है। तो भाई बनाना, जितना वीडियो देख रहे हो कमेंट में लिखना है, सीधी सी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। जानते हो माई कसम कब से फेमस हुआ? जैसे मिश्रा जी आए हैं, कुछ भी अगर देखते हैं कि कुछ गलत काम कोई किया है, मान नहीं रहा, बस लो माई कसम खाओ ना तो विद्या कसम, जो स्टार्टिंग में करते थे हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 30, 20, 40 दे दिया है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? बढ़िया सवाल है। चारों दीवार का क्षेत्रफल, बस आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, अगर फॉर्मूला मालूम है तो बना दीजिएगा, नहीं मालूम है तो फिर समझिए कि बस की नहीं है, नहीं बन पाएगी, सीधी सी बात है। फॉर्मूला मालूम है। अब देखिए कमरों के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जब भी अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है, 2 × L + B × H होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि जब भी अगर 2 × L + B यानी H का वैल्यू या 2 का वैल्यू कुछ भी अगर देखेंगे तो उसका मल्टीप्लाई चेक कर लेंगे, लेकिन सारा वैल्यू तो है जो सबसे कटेंगे, ठीक है। दो चीजें होता है, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, या इसको बोलो चारों दीवारों का, चारों दीवार। अब लेटरल सरफेस एरिया इन द सेंस क्या समझते हो? ठीक है, देखिए मान लीजिए कि अपना ये हमारा जैसे स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो में 4 दीवार, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 दीवार, यानी हमारा क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया। अब बोलो कि भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? तो ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, दोनों हम ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। यहाँ समझाता हूँ, देखो सारी चीजें ऑलरेडी रखा हुआ है। ये है हमारा, मान लीजिए ऑलरेडी ये, ठीक है, मान लीजिए कमरा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया पीछे से, यानी 4 हमारे क्या हो गया? ये लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हम चारों दीवारों का बोल सकते हैं। उसमें ये मतलब भैया गेट है, गेट को हटा दो, नहीं, वो गेट को उसमें ऐड करना होता है चारों दीवार में। अगर वही बोले कि टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग चारों दीवार लेटरल सरफेस एरिया बोल देंगे, और टोटल सरफेस एरिया ये नीचे वाला ऊपर वाला ऐड कर लेते हैं। जैसे उसका फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा यहाँ पे, ये लेटरल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला ये होता है, और टोटल सरफेस एरिया यहाँ पर TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है
2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये टोटल सरफेस एरिया होता है। ठीक है, अगर मान लो वॉल्यूम निकालना हो इसका होता है तो कुछ नहीं होता, एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम होता है। विकर्ण अगर निकालना होता है इसका, विकर्ण जिसको हम लोग क्या डायगोनल बोलते हैं, तो इसको हम लोग निकालते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अभी हम फॉर्मूला ही बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यार कुछ भी पूछे ना तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि जब एक बार आप चीज़ों को आप लोगों को मालूम हो जाएगा तो फिर आप कुछ भी पूछेगा बता दोगे बहुत ईजी वे में, बस सीधी सी बात है। अब जो हमें पूछा है उसी का मान रख के निकाल देंगे भाई साहब, लो निकाल देते हैं। पूछा क्या है देखो, यहाँ पे इन्होंने दे ही रखा है कि हमारा लंबाई 30 दे दिया है, चौड़ाई 20 दे दिया है और हाइट 40 दे दिया है बस। तो यहाँ पर 2 हो गया, लंबाई हमारा कितना दे दिया है 30 और 20, 30 20 50, यहाँ पे 50, हाइट कितना दे रखा है 40। अब इसी को गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। 50 में 2 से गुणा करेंगे 100, 100 में 40 से गुणा कर देंगे 4000। 4000 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर पी मिश्रा जी। ठीक है, मजा आ रहा है मिश्रा जी, ये है मतलब पूरा एक ही चीज में बस एक क्वेश्चन है, साला एक क्वेश्चन में लपेट दिए सब कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी आरंभ में खाली है, ठीक है, टंकी खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी का 1/4 भाग भरने में कितना घंटा लगेगा। ठीक है, 1/4 भाग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक किसी क्या कह रहा है, एक टंकी 18 घंटे में भरता है। लिखते हैं भाई, एक कोई टंकी ये है जो 18 घंटे में भर रहा है। अब दूसरा कह रहा है पूरी तरह से क्या टंकी 24 घंटे में खाली कर देता है, और दूसरा भाई साहब है कि चलो एक टंकी है जो 24 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, तो इसका हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ले लेंगे। 18 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 24 का एलसीएम कितना हो गया, 18 24 दिया 72, 18 चौके 72 यानी 72 हो गया। ठीक है मिश्रा जी, इसका एफिशिएंसी ले लेंगे अब। तो 18 का 3 गुना 24, 18 का 4 गुना, 18 का 4 गुना 24 का 3 गुना, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बोला है कि क्या 24 घंटे में खाली कर देता है। अब कह रहा है यदि आरंभ में खाली है टंकी और दोनों एक साथ खोल दिया जाए, टंकी का 1/4 भरना है। टोटल टंकी मान लीजिए हमारा इतना है 72। ठीक है, 72 का हमें 1/4 भरना है, सीधी सी बात है 1/4 भरने में कितना हमें कितना लगेगा, क्योंकि हमें मालूम है कि क्या जब भी अगर टाइम निकालना होता है तो क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क आ गया अपना, एफिशिएंसी निकालना है। दोनों को खोला जाता है, पहला खोला जाता है तो भाई साहब बहुत बढ़िया है, चारों भर रहे हैं, लेकिन दूसरा को जब खोल दिया जाता है तो पीछे से वो निकल रहा है 3। सीधी सी बात है, तो एक साथ कितना काम कर रहे हैं, तो 4 में से 3 घट जाएगा, एक साथ में 1 काम कर रहे हैं, तो इनका एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। अब काट दो, 4 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा, कितना 18 चौका 72, बस कितना घंटा लगेगा इनको भर्ती करने में, 18 घंटा। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, कोई दम नहीं था, नॉर्मल सवाल था। चलिए बस यहाँ पे 1/4, क्योंकि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं, उन लोग डायरेक्ट 72 कर लेते हैं, 72/1 करके 72 ऑप्शन मार देते हैं। जिससे मारेंगे तो 1 नंबर जाएगा, बाकी नेगेटिव वाला तो साथ में लेके जाएगा ही। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार एक जोड़ी जूते 30% के छूट पर बेचता है, फिर भी 10% का लाभ हो जाता है। देख लो दिमाग लगाता है, 34% छूट देकर 10% का लाभ कमा लेता है। कह रहा है कि यदि एक जोड़ी जूते का क्रय मूल्य 480 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, क्रय मूल्य कितना है, 480 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जो भी क्रय मूल्य है अंकित मूल्य का क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, सारे में ऑप्शंस में देखो ज्यादा है, क्योंकि इससे अगर कम होगा तो कम तो होगा नहीं, क्योंकि भाई लाभ कमा रहा है, तो लाभ कमा रहा है तो ज्यादा ही कमाएगा 420 रुपये से, तो अंकित मूल्य निकालते हैं। 2 तरीके से बताऊंगा, देखो पहले तो एक होता है कि फॉर्मूला बेस में होता है, एक बता देता हूँ जो हम जिस पे पढ़ते हैं हम लोग, MP SP और CP। ठीक है, इस पे हम निकालते हैं। लेट मैंने ऐसा किया कि 10% का लाभ कमाता है, CP को मैंने अगर मान लो 100 मानते हैं, तो 100 का अगर 10% कमाया कितना हो जाएगा 110, तो क्यों ना अगर मान लो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मिश्रा जी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी CP 10 है तो बेचेगा कितना 11 में। चलो पहला हम निकाल देंगे, CP 10 है बेचेगा 11 में। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है, और दूसरा लाइन ये कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, फिर वो कह रहा है कि एक दुकानदार 34% की छूट पर बेचता है, फिर भी 10% का लाभ होता है। 10% का मैंने लाभ कमा दिया, क्योंकि लाभ हमेशा किस पे होता है, CP पे, और जो छूट दिया जाता है वो MP दिया जाता है, मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी 34% का छूट होता है। लेट यहाँ पे मार्क प्राइस हमारा कितना है, लेट मैंने मार्क प्राइस को भी 100 मान लिया। अगर मैंने मार्क प्राइस पे 100 मान दिया तो इसका अगर 34% छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 100 में से 34 घटा दो यानी 66 पे जाएगा, यानी 66 पे जाएगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस तो ऐसा तो थोड़ी हो सकता है कि अलग अलग होता है, प्रॉफिट भी अलग हो जाए, छूट देने पे भी अलग हो जाए, तो इसको बराबर करते हैं। तो ऊपर 11 है तो यहाँ पे भी, और नीचे 66 है तो इसको बराबर करेंगे, तो 11 में 6 से, इधर भी 6 से करेंगे, हो गया बस। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 66 हो जाएगा, ये 66, और यहाँ पे कितना हो गया 60, यानी हमें देखो तो 2 चीजें निकल गया, SP हमारा 66 मिल गया और CP हमारा 60 मिल गया और MP 100 मिल गया।
तीनों चीज निकल गया। अब कोई भी कुछ भी पूछ ले भाई, कुछ भी निकाल लेंगे। अब देखो पूछा क्या है हमें, वो भी निकाल लेते हैं। कह रहा है कि क्रय मूल्य 480 है, यानी क्रय मूल्य हमारा 60 है, यानी 480 जो है क्रय मूल्य यानी कितना 60 का मान है। अब पूछा क्या है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना, अंकित कितना है 100, बस 100 का निकाल देंगे। तो देखो 60 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 8 बार में कट जाएगा, 80 लिख दिया मैंने, 8 और 100 में गुणा कर दोगे यानी 800, यानी हमारा कितना क्रय मूल्य कितना अंकित करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी 800 आएगा। ठीक है, मैंने इसको ऐसे बता दिया। बाकी एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे मान लो ये चीजें समझ में नहीं आया, चाहे बोलो कि यार वो नहीं चीजें हुआ, तो दोनों तरीका से बना सकते हो, तो फार्मूला वाला भी बता सकते हैं। बट लेकिन हमें सबसे बेस्ट तरीका यही लगता है कि फार्मूला याद करने का झंझट नहीं होता है। चलो, बट लेकिन आप लगता है कि फार्मूला याद करके कर लोगे तो कर लोगे, वैसे बहुत फेमस फार्मूला है, आप कर सकते हो। फार्मूला क्या होता है, सीपी बटे में क्या होता है एमपी। देखो अगर सीपी ऊपर होता है तो डिस्काउंट होता है 100 माइनस डिस्काउंट, अगर एमपी में होता है नीचे, अगर नीचे एमपी होता है तो ये हो जाता है 100 में प्लस माइनस प्रॉफिट इनटू लॉस परसेंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, दो चीजें। और अब जैसे जैसे बोला है जो कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, सीपी 480 दे रखा है, सीपी 480 रख देते हैं। सीपी अपना 480 हो गया। मार्क प्राइस हमें निकालना है तो हम एमपी निकाल दिए अपना। ठीक है, अब 100 में से डिस्काउंट घटाएंगे, डिस्काउंट कितना हो रहा है 34% का छूट दे रहा है, यानी 100 में से 34 घटाएंगे तो यानी 66 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 10% का लाभ हो रहा है, यानी 100 में 10 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा। बस लो काट दो, यहाँ से काटा कुटी करोगे आ जाएगा। देखो काटा कुटी कर देते हैं, 6 बार में चल जाएगा, 11 से 10 बार में चला जाएगा, 6 से काट दो, 6 8 80 बार में, यानी एमपी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 800। तो दोनों से ही बनाओगे, कैसे ही बनाओगे तो ऑप्शन नंबर यही आएगा। ये सवाल था, किसी से भी बना सकते हो, इस पे फॉर्मूला भी बना सकते हो, नहीं तो मैंने जो बताया उस पर भी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है पढ़ो। ये देखो कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 123 है, तो शेष 2 संख्याओं का एवरेज निकालना है। एक लाइन इसमें ध्यान देना है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया क्या, देखो ये बोल दिया है, देखो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ कि 5 संख्याओं का योग 655 है। जब योग है तो इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना योग है और टोटल संख्या उसे डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। यानी हमें एवरेज निकालना है, अगर 5 संख्याओं में से एक अगर निकालेंगे तो 6 मान लो 655 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारा एवरेज कितना आ जाएगा 5 एकम 5, फिर 5 3 15, 5 एकम 5, यानी 131 आ जाएगा हमारा। तो एवरेज हम डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं, यानी 5 संख्याओं का हमारा एवरेज कितना दे दिया 131। और योग बोलता तो गुणा कर लेते योग। आगे देखते हैं, ये हमारा ट्रिक होता है, जैसे मैं जैसे जो शिफ्ट में एवरेज वाला क्वेश्चन है तो मैंने इसे बताया, ये आप फॉर्मेट याद करना बहुत ईजी हो जाएगा। कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत हमने लिख दिया 75। ठीक है, आगे कह रहा है कि तीसरी संख्या, यानी कोई तीसरी संख्या एक है जिसका एवरेज कितना दे रखा है 123 दिया। अब पूछा ये क्या कि शेष 2 संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है। यानी देखो यहाँ पर 2 और 1 3 हो गया, टोटल संख्या कितना 5, बचा कितना 2, इसका एवरेज निकालना है यानी 2x। बस अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे देखो कोई हम एक संख्या मान लो एवरेज ले लिए, यहाँ पे अगर देखो मान लो टोटल अगर हम माइनस करते हैं प्लस करते हैं, जो हमारा वैल्यू यहाँ पे आता है, या तो यहाँ वैल्यू हमारा माइनस में होगा, अगर यहाँ पे माइनस में आता है तो इधर प्लस हो जाएगा, और जितनी संख्या है उतनी संख्या में बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और जितनी संख्या होगा उधर उतने से डिवाइड होकर, और जो संख्या आएगा ना उसको एवरेज में हम या तो अगर प्लस में आ रहा है तो ऐड कर देंगे, माइनस में आ रहा है तो क्या कर देंगे घटा देंगे। बट लेकिन ये चीज होता है कि हमें तराजू बराबर करना होता है, कि अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस कर देंगे, इधर प्लस में है तो इधर माइनस कर देंगे, तो ये चीज ध्यान रखना। चलिए इधर बनाते हैं। आप मैंने लेट मान लो एवरेज कितना माना 131। अब देखो 131 से 75 कितना कम है, तो 75 में 25 जोड़ दोगे 100, 131 और 25 कितना हो गया 56, यानी 56 कम है कितने पे 2 लोगों पे, यानी टोटल कितना हो गया 56 दूना कितना हो गया 55 55 110 यानी 112। अब देखो 131 जो है अपना, एक मिनट, कॉल आ रही है भाई, 1 मिनट बस, आप लोग 1 मिनट होल्ड करना बस। चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 31 से कितना कम था 56 कम था 2 संख्या में, यानी टोटल में कितना 112 कम ही हुआ। यहाँ पे 131 से कितना कम है 8 कम है, यानी माइनस में कितना हो जाएगा 8। तो ये देखो -112 -8 यानी माइनस में कितना हो जाएगा 120,
माइनस में 120 हो गया, माइनस में तो इधर क्या करेंगे, प्लस में 120 करेंगे, प्लस में 120 करेंगे, कितने लोगों पे है, 2 लोगों पे, तो कर देते हैं डिवाइड बाई 2। देखिए डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, अब जब यहाँ पे प्लस में 60 आएगा तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे प्लस में 60 है तो 131 में 60 ऐड कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। 131 में प्लस में 60 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 191, और 191 क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पढ़िए, बहुत ईजी सवाल है, इसमें कुछ है नहीं दम, इसको पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है कि एक बैग में 3000 रुपये है, जिनमें से 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये के मूल्य वर्ग के नोट है। यदि 100 रुपये और 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों का अनुपात इतना है तो 50 के नोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, 50 के नोटों की संख्या को बताना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो एवरेज यहाँ पे क्या रेशियो दे रखा है नोट का वो लिख लेते हैं। यह 5 अनुपात, फिर 8 अनुपात, फिर 10 ये है। और यहाँ पे पैसा क्या दे रखा है, 5 के रेशियो के हिसाब से पैसा कितना दे रखा है, 100 रुपया, तो यहाँ पे 100 रुपया हो गया। ठीक है, फिर वहाँ पे कितना दे रखा है, 50 रुपया दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना दे रखा है, 10 रुपये दे रखा है। और जैसे ये इनका मान दे दिया और टोटल पैसा में आएगा कितना, हमारे पास टोटल पैसा कितना हो गया, क्योंकि ये संख्या समझ लो, ये संख्या और ये रुपया, इतना रुपया है। मान लो कि 100 के रुपए का 5 नोट है, समझ लो, यानी 50 का नोट 8 गो है, 10 का नोट 10 गो है, तो टोटल पैसा कितना हो, ये हो गया 500, ये हो गया 8 × 40 400, और ये हो गया 100। ऐसे चला दे भाई, ये हो गया। उसके बाद से देखो अब यहाँ पे जैसे ये आया, अब ये पूछा क्या हमें कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बताना है। ठीक है, टोटल हमने 3000 रुपया दे रखा है, ये हमारा पैसा निकल गया है। तो 500, 400, 900 यानी 1000, यानी 3000 जो है 1000 का मान है। हमें निकालना क्या है, 5 के नोटों की संख्या, 5 कह रहा हूँ, 50 के नोटों की संख्या। 50 की नोटों की संख्या हमारा कितना है, 8 है, तो इंटू में 8 कर देंगे बस। ये देखो ये कट जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म, यहाँ पर 1000 है ना, तो 3 0 से 3 0 खत्म, 8 3 का 24, यानी कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। इजी सवाल था ये, पैसे वाला सवाल था। जब हम लोग रेशियो पढ़ते हैं ना तो कॉइन्स वाला सवाल आता है, तो उसी से रिलेटेड सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, और पढ़ते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि ट्रेंगल में अंतः केंद्र बिंदु पर यदि एंगल BOC बराबर 110 है तो एंगल BAC का मान बताएं। ठीक है, ट्रेंगल है कोई, चलो यहाँ पर हम कोई ट्रेंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये अपना ट्रेंगल है। ठीक है, ट्रेंगल अपना ABC हो गया। नामकरण कर दो भाई साहब, नामकरण तो आप लोगों को आता ही है। कह रहा है क्या कि एंगल BOC 110 है। एंगल BOC यानी बीच में अंतःकोण में कोई यहाँ पर वो है, जिसको ये कह रहा है कि एंगल BOC यानी ये वाला वैल्यू 110 है। तो एंगल BAC यानी ये वाला वैल्यू, BAC यानी ये वाला वैल्यू निकालना है। ठीक है, बहुत इजी सवाल होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालना चाहें तो ये 90 से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। 20 को दोगुना कर देंगे तो यानी 40। ऑप्शन नंबर क्या है, बी। क्योंकि ये ट्रिक होता है, बहुत ईजी होता है ट्रिक निकालना। अब होता कैसे, देखो जब भी अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं ना, ये वाला वैल्यू, तो ये वाला वैल्यू हमें निकालने का होता है 90 + θ/2 करके निकालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई संख्या यहाँ पे इन द सेंस, मान लो कि हमें ये संख्या क्या दे दिया, मान लो कि ये संख्या लेट, हमें कुछ भी मान लेता हूँ, मान लो ये संख्या हमें 60 दे दिया। ठीक है, और ये संख्या निकालना है, ये वाला निकालना है संख्या, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 90 + θ/2, यानी 90 और प्लस थीटा, यानी 60 का आधा करके 30, यानी ये वैल्यू 120 आ जाएगा। बट यहाँ पर उल्टा दे दिया है कि ये वाला वैल्यू देगा, ये वाला वैल्यू निकालना है। कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है कि इसको मिटा देते हैं। यानी क्या कहना इन द सेंस कि हमारा जो ये है, ये 90 + θ/2 का वैल्यू 110 दिया है, तो 100 वैल्यू निकाल लेंगे, बट्टे में 110। मैंने डायरेक्ट बता दिया कि जो भी ये वैल्यू होता है ना, 90 से ज्यादा, जितना ज्यादा होता है ना उसमें 2 से गुणा कर दो। यहाँ मान लो कि 130 हो जाए, यानी 90 से कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है, तो 40 में 2 से गुणा कर देंगे 80, यानी ऊपर वाला वैल्यू 80 आ जाएगा। ये ऊपर वाला वैल्यू मैंने 40 निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो ऐसे और फॉर्मूला से निकालते हैं तो कैसे आ जाएगा, ये 90 है तो θ/2, 110 में से 90 माइनस करोगे तो 20 हो जाएगा, और ये 2 इधर गुणा में हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 40। तो यानी एक्स का वैल्यू वही 40, कहाँ है एक्स का वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी। तो दोनों तरीके से सोच सकते हो एग्जाम में, बस आप लोगों को जो ये होता है प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए। क्योंकि देखो जब भी बहुत ये लोग बोलते हैं ना, हुआ बना देते हैं कि ज्योमेट्री बहुत तगड़ा होता है, मेंसुरेशन बहुत तगड़ा होता है, भाई साहब बहुत ईजी होता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसलिए जो होता है कि उसमें प्रॉपर्टीज पे ध्यान देता है कि अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज मालूम होता है, जैसे मान लो कि मेंसुरेशन में आप लोगों को फार्मूला मालूम होता है, तो ये जब चीज़ें मालूम होता है ना तो बहुत ईजी में बना लोगे। अगर मालूम ही नहीं है तो भाई किसी के लिए भी तो टॉप हो जाएगा, समझ रहे हो। तो एडवांस का पोर्शन में बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए फार्मूलाज, जो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 47 से विभाज्य है। देखिए ये जबरदस्ती का सवाल देते हैं ये लोग, इसमें कुछ होता नहीं है क्योंकि ये हर लोग बना लेंगे, बस डिपेंड करता है कि कितना स्पीड ज़्यादा है और कैलकुलेशन करने की क्षमता किनके पास ज़्यादा है। अगर जिनके पास स्पीड करने मतलब कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा है वो जल्दी कर लेंगे, नहीं तो बेसिक, क्योंकि ये बेसिक से ही बनेगा। चलो मैंने उठाता हूँ यहाँ पे 47 से भाग करता हूँ कितना 3674 से। चलो मैं जल्दी जल्दी में करता हूँ। 47 का अगर मान लो मैं 8 गुना लेता हूँ, 8 चूका 32 320, और फिर क्या होगा, फिर 7/56 320 में 56 करेंगे 376 है, 367 है, कम हो जाएगा, 7 बार में जाएगा। चलो 7 बार में लेते हैं, ठीक है। तो 7 चूका 28 280 और 7 7 49, ठीक है। 280 में अगर हम 49 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा कितना 9, यहाँ पे हो गया 9, 8 4 12 दो हाथ में 1 2 और 1 3, 329, ठीक है 329। तो 17 में से 9 गया 8, फिर 5 में से 2 गया 3, ये खत्म 38 384। तो ये अभी हम लोग 8 बार में किए तो कितना आया था 376, यह है 384, यानी ये होगा नहीं, ये नंबर खत्म। बी देखते हैं 4416, यानी हमें करना है 47 से 4416। इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, वो एक होता है 14 से जो पीछे वाला होता है, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूजन होता है, वो मालूम नहीं होता है, इलॉजिकल के तरीके से होता है, जबरदस्ती का होता है। 47 का मान लो 441 में जाना है, ठीक है 441। तो हम क्या, अभी हम मैंने 8 बार में लाया था तो कितना आया था 376, ठीक है। और मान लो हम 47 ऐड करते हैं तो 7 7 6 13 हाथ में 1, 7 4 11 1 12 और 3 और 1 423 चल जाएगा। कितने बार में चल जाएगा 8 बार में, 8 बार में जाता है 423, यानी 11 में से 3 गया 8, फिर उसके बाद से 3 में से 2 गया 1 खत्म, यानी 186। और 47 के पढ़ा में 186 आता है, 47 का 3 गुना 4 3 47 का 4 गुना कितना हो जाएगा 4 चौके 16 160, और फिर उसके बाद से 7 चौके 28 160 और 28 188 186 आता है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। अब ये चेक कर लेते हैं 39 95। बस मेरे ही तरह आप लोगों का कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए भाई, मेरे तरह तो बहुत, मेरा तो बहुत कम है, आप लोग तो और जल्दी कर लोगे, जितना जल्दी जल्दी करोगे, क्योंकि मेरे को बताना होता है। चलो यहाँ पर 47 से देखते हैं 399, यानी अभी हमने निकाला था कितना 423, 8 बार में 7 बार में निकाला था कितना 376, यानी 7 बार में 376, ठीक है। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये खत्म, ये 5। अब देखो 47 का 5 गुना 7 5 35 का 5 हाथ में 2, फिर 5 का 20, 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 5 का 20 और 3 23, कट गया ले भाई सब 5 बार में, यानी 75 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा, चेक करना ही नहीं, क्योंकि हमारा भाग ही खराब था कि बेचारा सी नंबर में मिला। क्या पता हम 47 से करें तो ऑप्शन ए और बी ही मिल जाता कोई, तो हमें करना होता है। अगर नसीब और खराब होता तो डी नंबर भी चेक करना पड़ता, बट यही मिल गया तो ऑप्शन नंबर सी, इसको ऐसे ही करना है, इसमें कुछ और कोई ट्रिक व्रिक नहीं लग सकता। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक मीनार से के शीर्ष का भूमि पर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु मीनार के पाद से 48 मीटर दूर है, तो मीनार की ऊंचाई बताएं। कुछ नहीं बता, सीधी सी बात है, देखो ये मीनार हो गया, इसका उन्नयन कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री का सामने का वैल्यू 1 होता है, इसके वैल्यू √3 होता है, और सामने वाला का वैल्यू 2 होता है। बस ये वाला 30 ये हो गया तो ये 60 हो जाता है, 60 के सामने 1 हो जाता है, ये होता है 90, 90 के सामने 2 हो जाता है। अगर वहीं अगर 45 होता है तो 1 1 √2, तो ऐसे होता है। बस ये चीज़ें याद होना चाहिए, बहुत ईजी होता है हाइट एंड डिस्टेंस बताना। यहाँ पे बोली दी है, क्या बोल दिया है देखो, निकालना है, हम अगर निकालना है तो क्या बोला है, मीनार से पाद से 48 मीटर दूर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। पाद से जो है ना, पाद से डिस्टेंस, इन्होंने पाद से डिस्टेंस 48 मीटर दे दिया है, यानी ये पाद से डिस्टेंस ये वाला, यानी ये वाला वैल्यू 48 दे दिया है, हमें ये वाला पूछा, एक का वैल्यू पूछा है, तो और ईजी है। देखो अगर ये वाला निकालना है, देखो अगर ये 3 से काट दोगे तो 16√3 आएगा, ठीक है। और एक में अगर गुणा करोगे 16√3 से तो कितना आएगा 16√3, क्योंकि एक का ही तो मान निकालना है। 16√3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। बहुत यहाँ पे कंफ्यूज हो भैया, डायरेक्ट आपने 16√3 कैसे काट दिया। देखो जब भी अगर ऐसे दिया है ना, कहाँ यही समझा देता हूँ। अगर मान लो 48 है और ये √3 का मान दिया है, तो अगर मान लो ऐसे करेंगे तो नीचे जाएगा √3, तो जब भी अगर √3 नीचे में होता है ना तो रूट से हटाया जाता है। जब रूट से हटाया जाता है तो इसको ऊपर नीचे √3 से ही कर दिया जाता है गुणा, तो ऊपर करोगे तो 48√3 हो जाएगा, और नीचे √3 का गुणा होगा 3 आ जाएगा, 3 से काट दोगे तो 16√3 आ जाएगा। ये देखो मैंने उसमें पढ़ाया था ना, क्या नाम है, ऑलरेडी जब पढ़ाया था तो इसमें दिया है, ये देखो आरआरबी एनटीपीसी क्या सीबीटी में ये 5 वाला हमने सॉल्यूशन करा दिया है। तो मैंने ये कराया था क्वेश्चन, इसीलिए मेरे को मालूम था, ये बहुत इजी सवाल था, मैंने ऑलरेडी कराया, जो पढ़े होंगे ना उनको मालूम है ये क्वेश्चन कराया था, बट मैंने आप लोगों को बता दिया क्योंकि बहुत ऐसे नए बच्चे होंगे जो वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, वो नहीं देखे होंगे तो ये उनके लिए लाभदायक होगा, देखेंगे तो यहाँ से उनकी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि पी और क्यू का कुल वेतन इतना है, ठीक है, पी और क्यू का कुल वेतन इन्होंने दे रखा है इतना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि पी अपनी वेतन का 95% खर्च करता है और अपनी वेतन का 85% खर्च करता है क्यू। इंग्लिश पढ़ के देखते हैं। द सैलरी ऑफ पी एंड क्यू
टुगेदर अमाउंट ऑफ द इतना, पी स्पेंड 95% ऑफ हिज सैलरी एंड क्यू यहाँ पे छोड़ दिया है, और क्यू यहाँ पे क्यू होगा, और क्यू अपने 85%, कोई नहीं, टाइपिस्ट की गलती हो जाती है कभी कभी। यदि अब उनकी बचत समान है तो पी का वेतन कितनी है, यहाँ पे पी का हमें प्राइस निकालना है, वेतन प्राइस कह रहा हूँ, मतलब इनका क्या इनकम निकालना है। चलिए सबसे पहले एक चीज़ होता है कि अगर जब भी हम कुछ चीज़ें करते हैं, जैसे मान लो ये होता है इनकम, इनकम में अगर हम एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है। इनकम में अगर मान लो कोई 100 की चीज़ है, अगर एक्सपेंडिचर माइनस होगा क्योंकि हम लोग खर्चा करते हैं, अगर मान लो एक्सपेंडिचर 60 है, अगर माइनस करते हैं तो हमारा सेविंग कितना आ जाएगा 40। ये चीज़ें याद होना चाहिए कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू हमारा सेविंग आता है। हम लिखते हैं यहाँ पे, ये पी हो गया भाई साहब, ये हमारा क्यू हो गया। पी कह रहा है कि पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। लेट मैंने पी को 100 माना, 95 खर्च कर दिया तो सेविंग कितना बचा 5। ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये हो गया सेविंग, ठीक है तीनों। और क्यू में बोला है कि क्यू अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है। 100 है, 85 खर्च कर दिया तो बचा कितना 15 बस। बट लेकिन एक लाइन इन्होंने बोल दिया जो गेम पलटने वाली लाइन है, और वो लाइन है क्या, यदि देखिए यदि अब उनकी वेतन बचत समान है, यदि अब उनकी बचत समान है, बचत इन द सेंस क्या कहना चाह रहा है, बचत में ये कह रहा है कि उनका सेविंग समान है। सेविंग यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 15 है, कैसे समान है, एक का 5 है 15, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, हमें समान करना पड़ेगा। कर दो समान, देखो यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा, जब यहाँ 3 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से होगा, ऊपर भी 3 से होगा। अब चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। 100 में 3 से गुणा करोगे 300 हो जाएगा, 95 में 3 से गुणा करोगे 5 3 15, हाथ मिला लेख 9 3 27 और 1 28, यानी 285 होगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखो कहीं ना कहीं इनका वेतन बराबर है, ये 15 15 बराबर हो गया बस। अब पी और क्यू का कुल वेतन 2000 दे दिया है, यहाँ पे कुल वेतन कितना है, देखो कुल वेतन यहाँ पे 300 और यहाँ पे कितना है 400, यानी कहीं ना कहीं जो 2000 है जो 400 का मान है। और निकालना क्या हमें, पी का वेतन, पी का वेतन कितना है 300 का मान निकालना है, बस यही था। अब इसको काट देंगे हम, देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से काट देंगे 5 बार में, 300 में 5 से गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा, यानी पी का वेतन कितना हो जाएगा 1500। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। इसको बहुत लोग अलग अलग 100 मान के बनाते हैं, तो वो 100 मान के बनाने की जरूरत नहीं है, रेशियो से बहुत ईजी में बना लेंगे, जैसे जैसे बोला है क्वेश्चन, बस आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है, बहुत ईजी में बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, दो बैंक ए और बी क्रम से इतना परसेंट वार्षिक दर से ऋण देते हैं। गोपाल प्रत्येक बैंक से इतना रुपए की राशि उधार लेता है और 2 वर्ष बाद गोपाल द्वारा दोनों बैंकों में भुगतान की गई साधारण ब्याज का राशियों के बीच का धनात्मक अंतर बताएं। बहुत इजी सवाल होता है क्योंकि साधारण ब्याज का बोला है ना, तो साधारण ब्याज में जब भी बोलता है ना, तो इसमें क्योंकि देखो इस पे क्या बोलते हैं उसको, जब भी अगर हमें ब्याज निकालना है तो सीआई में तो ब्याज पे ब्याज लगता है, बट साधारण ब्याज में ब्याज बस वो एक ही बार में ब्याज लगता है, और वो सालाना दर चल रहा है। अगर मान लो एक साल में 2% लग रहा है तो फिर अगले साल में 2% लग रहा है, ऐसे सालाना दर ब्याज लगता है। यहाँ पे बोला है कि ए और बी का 3.5% और 6% वार्षिक दर है, बट यहाँ पे 2 वर्ष बाद बोला है, 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद बोलना इन द सेंस क्या, दोनों बैंकों में भुगतान के साधारण ब्याज का बीच का अंतर बताना है 2 वर्ष का। सीधी सी बात है, इनका ब्याज का अंतर हम निकाल लेते हैं, 3.5% और 6% का अंतर कितना हुआ, यानी 3.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 और 2 6, यानी 2.5%। इन लोगों का अंतर कितना आ गया 2.5%। 2.5% आया 1 साल के लिए, क्योंकि 1 साल के लिए है, बट यहाँ पे हमें निकालना है 2 साल के लिए, तो इंटू 2 कर देंगे, यानी हमारा उनका डिफरेंस देख लें दोनों ब्याजों का, 2 साल में तो 5% आ गया, और यहाँ पर कितना पैसा लिया है, इतना लिया है, बस। अब यही अंतर तो बताना है, यानी इतना का 5% निकालना है। अब देखो इतना का 5% निकालने का मैंने ट्रिक बताता हूँ। ये 44 का से कितना जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। अगर 10% बोलता है तो 1 जीरो खत्म, इधर हो जाता, यानी इतना आता। अब बोला है 5%, तो 5% बोला है 10% का आधा, यानी टोटल का आधा कर दो, इसका आधा कर दोगे तो 2 2 और 3 जीरो, यानी 22,000 हो जाएगा। कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। गुणा गुणी करने की जरूरत ही नहीं है, अगर 10% निकाल दिया फिर उसी का आधा कर देंगे 5%। तो ये इतना राम कथा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 लाइन होता है, क्योंकि पढ़ने का बाद वही 2 लाइन होता है जो समझने वाली होती है, और समझते ही आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर इतना है तो इतना इतना का मान ज्ञात करें। सीधी सी बात है, जब भी अगर ये चीज आप लोगों को ध्यान में आए, ये देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन कॉस थीटा, तो ये चीज आप लोगों को मालूम है कि अगर जब भी हम पढ़ते हैं क्या ए माइनस बी इंटू में अगर मान लो ए प्लस बी, तो क्या होता है, सीधी सी बात है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला निकालने के लिए। तो निकाल लो हमें, देखो 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 स्क्वायर,
माइनस में साइन थीटा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बस। अब कहीं आप लोगों को मालूम है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, ये हो गया। बट्टे में फिर वही एक में कॉस से एक माइनस, फिर कॉस में कॉस से गुणा करोगे कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या है कॉस थीटा। तो ये तो पढ़ा ही होगा ट्रिगो में कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू में कॉट थीटा। कॉट थीटा है, हम यहाँ पे कॉस लिखे थे, कॉट थीटा है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, बट यहाँ पे अपोजिट है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, और बटे में नीचे में है कॉट थीटा। तो देखो एक कॉट थीटा से एक कॉट थीटा हो गया, बचा क्या हमारा कॉट थीटा। देखो यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है 7/8, ठीक है। तो टेन थीटा ही तो इक्वल टू में होता है क्या, 1 बटे में क्या होता है कॉट थीटा, बस। तो यहाँ इसका अपोजिट हो जाता है, यानी टेन थीटा का अपोजिट हो, यानी कॉट थीटा का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, तो अपोजिट कर दो, यानी 8/7। 8/7 क्या है, ऑप्शन नंबर ए। इतना राम कथा करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ऐसे बच्चे होंगे ऐसे 7/8 देते हैं, तो ये ऐसे बनाता है ट्रेंगल। अब देखो परपेंडिकुलर 7 हो गया, बेस 8 हो गया, अब इसका स्क्वायर ऐड करके ये हाइपोटेनस निकालते हैं, तो उतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बस हमें ये आइडेंटिटी मालूम है। अगर आइडेंटिटी मालूम है तो निकालो, नहीं तो फिर ऐसे भी निकालोगे तो आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, बस उसमें एक कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अल्कोहल से पानी का अनुपात इतना हो जाता है। तो मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करें। मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात करिए, चलिए निकालते हैं। मान लो कि मिश्रण में अल्कोहल और वाटर, रेशियो कितना दे रखा है, 5:4। आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है कि यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, 9 लीटर पानी यानी क्या है, मिश्रण में यहाँ पे अल्कोहल यानी पानी, इसमें 9 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो हमारा एवरेज क्या, एवरेज कह रहा हूँ, हमारा रेशियो कितना होता है 4 और 5 का, अल्कोहल और पानी का, तो 4:5 हो गया। देखो जब भी अगर हम मान लो कि मिक्सर एनालिसिस पढ़ाते हैं ना, तो कोई एक चीज़ डालते हैं, जैसे मान लो कि दूध और पानी हो गया, उसमें अगर मान लो हम दूध डालते हैं, दूध डाल दिए, तो जो हमारा पानी का रेशियो होगा वो सेम होगा, क्योंकि पानी तो चेंज हुआ नहीं है, जो चीज़ें डालोगे वही तो ज़्यादा होगा। जैसे मान लो इसमें पानी डाल दिए, यानी अल्कोहल हमारा बराबर होगा। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे पानी डालने पे अल्कोहल की वैल्यू चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। और एक चीज़ डाल रहे हो तो एक चीज़ बराबर होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अल्कोहल 5 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, गुणा कर देते हैं इधर से, यानी इसको भी 5 से गुणा कर देंगे, इसको भी 4 से गुणा कर देंगे। अब जितना जितना गुणा करेंगे, कहाँ बैठ गई मक्खी, यहाँ गुणा कर देंगे कितना 4 से, तो अगर इधर गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो 20, यानी यहाँ पे तो बराबर हो गया हमारा कि अल्कोहल 20, और यहाँ पे अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो वाटर अपना 16 हो गया, ठीक है। और इधर यहाँ पे 5 से गुणा करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो गया। यानी हमारा नया जो अनुपात मिल गया 20-16, 20-25, यानी अल्कोहल बराबर। और ये देखो अब कितना का इन लोगों का डिफरेंस कितना का आया, 16 में से 25 और 16 का डिफरेंस 9, यानी कहीं ना कहीं 9 का वैल्यू 9 है, सीधी सी बात है, 9 का वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू 1 आएगा। अब पूछा कहा है हमें कि मिश्रण में किसका मतलब, अल्कोहल का मात्रा निकाल, अल्कोहल का मात्रा, अल्कोहल का, यानी यहाँ पे अल्कोहल का मात्रा हम निकाल देंगे, यानी 20 का मात्रा निकाल देंगे। तो 1 का क्योंकि 9 का वैल्यू 9 है, तो 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 20 में अगर 1 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा 20, तो अल्कोहल का मात्रा हमारा कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर ए। तो इजी सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, अल्कोहल और मिश्रण वाली सवाल थी, बढ़िया सवाल था। मतलब बस खाली एक चीज़ आप लोगों को मालूम है कि ये बराबर करते हैं, और जितना जो एड ऑन होता है उसी के हिसाब से आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें से AB DC के पैरेलल है, ठीक है, तथा E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 14 है, BC बराबर 73 है, DC बराबर 90 है, तो AD बराबर 22 है, तो EF की लंबाई बताएं। चलो बनाते हैं, सम चतुर्भुज है, चलो हम सम चतुर्भुज बना देते हैं, ठीक है। ये अपना सम चतुर्भुज है, ये सम चतुर्भुज नहीं चतुर्भुज, सम चतुर्भुज मतलब रोम्बस हो जाता है, ABCD, ठीक है। अब कह रहा है क्या कि E और F क्रमशः विकर्ण AC और BD के मध्य है, विकर्ण AC और विकर्ण कह देते AC और BD, AC और BD, ये वाला कौन है, AC पे हमारा बैठा है साहब भाई साहब E, इसके मध्य है, विकर्ण के मध्य, और इस पे बैठे हैं F। तो यही तो पूछा है, लास्ट में पूछा क्या है हमारा, देखते हैं यहाँ पे पूछा क्या है, पूछा क्या है EF की लंबाई, EF की लंबाई पूछा है, EF की लंबाई, ये वाली लंबाई पूछा है, ये वाला लंबाई। देखो
जब भी अगर ज्योमेट्री पढ़ते हैं हम तो दो तीन चीज़ों की ख्याल करना होता है। एक तो अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि हर एक चीज़ का प्रॉपर्टीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जब भी इसका मान निकाला, अगर जैसे मान लो कि चतुर्भुज दिया है और इन दोनों का डिस्टेंस निकालना हो तो एक प्रॉपर्टीज बनता है, और वो प्रॉपर्टीज ये बनता है कि इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी मोड होता है। कहना इन द सेंस कि मान लो कि हमें ई एफ निकालना है, तो ई एफ बराबर इन दोनों का डिफरेंस यानी डी सी डिफरेंस ए बी। ठीक है, अगर डिफरेंस लेते हैं क्योंकि प्लस ज़्यादा हो जाता है तो ये मोड लगा देते हैं, तो मोड लगा देते हैं तो ये होता है क्या कि मान लो कि यहाँ पे 10 में से 12 घटे तो -2 नहीं लिख दे, कोई 2 लिखे, क्योंकि मोड लगाने के बाद से हमेशा प्लस में चीज़ें निकल के आती है, बट्टे में 2 कर देते हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर्टीज जो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम है तो ये कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बना लोगे। डीसी इन दोनों का डिफरेंस बट्टे बाई 2 कर देते हैं, बस अब वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। देखो अब यहाँ पर मान लो ए बी का वैल्यू कितना दे रखा है, ए बी बराबर 14, यानी ये अपना 14 हो गया। ठीक है, ये निकालना है डी सी बराबर 90 लग देते हैं। यहाँ पर अगर इसका निकालते हैं तो 90 माइनस 14 बट्टे में 2, 90 में से 10 घट जाएगा, 80 में से 4 घट जाएगा, 76 बाई 2, 76 बाई 2 यानी कहीं ना कहीं 38 आ जाएगा। 76 से काटोगे तो 38 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। इजी सवाल था, बस आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए कि इनका प्रॉपर्टीज निकालने के लिए ये थ्योरम यूज होता है। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए देखिए हमारे मिश्रा जी चले गए हैं, थक गए हैं भाई साहब लग रहा है, क्योंकि आज हम लोग तो बहुत जल्दी, आज समझो कि रिकॉर्डिंग 2 ही बजे कर रहे हैं, तो सोने चले गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कभी कभी कि ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो रेस्ट की बहुत ज़रूरी होता है भाई, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम 8 घंटा तो सोना होता है, भले हम नहीं सोते हैं अलग बात है। चलिए, यदि आंकड़ों का माध्य इतना है और माध्यिका इतना है तो दो आंकड़ों का बहुलक याद करें, और वो भी क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को, मूल्यानुपाती। मूल्यानुपाती एक ही चीज़, इंपेरिकल फार्मूला चिल्लाते हुए बोलते जा रहे हैं, इंपेरिकल फार्मूला। और इंपेरिकल फार्मूला मैंने कई बार बताया जब सेट करवा रहा था, उसी सेट में कोई सा देखो 20 तारीख वाले सेट में कहा, जो अभी मैंने वो नहीं कराया। इंपेरिकल फार्मूला में लिख देता हूँ, मोड बराबर होता है भाई साहब 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस हो गया। लो वैल्यू रख देते हैं हम, खट 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 खट। देखो यहाँ पे कितना माध्य दे दिया है कि अपना 42, माध्यिका कितना है 53, तो मोड निकालना है तो 3 इंटू 53 माइनस में 2 इंटू मीन कितना है 42, बस 50 3 150 और 3 3 9 159 माइनस में 42 दूना 84, बस 9 में से 4 गया 5, 15 में से 8 गया 7, यानी 75 आ जाएगा हमारा। मोड 75 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। कुछ था ही नहीं, बस आप लोगों को मालूम होना चाहिए फार्मूला कि इंपेरिकल फार्मूला होता क्या है, तो मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, बस निकाल दो वैल्यू, इजी है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। x + 1/x बराबर 3 है, तो ये इतना मैंने बोला, ये है अपना सीजीएल का क्वेश्चन। ठीक है, मैंने बोला कि सीजीएल का क्वेश्चन डाल देता हूँ, क्योंकि यार टीसीएस एग्जाम लेता था इससे पहले, अब तो सीजीएल का एडिक्विटी ले रहा है ना, जो बवाल चल रहा है, बट लेकिन पहले तो टीसीएस ही लेता था, तो मैंने सोचा सीजीएल लगा रहे थे, क्योंकि x के पावर 7 है। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि इसको मालूम नहीं है कि कैसे बनेगा, लेकिन ज़्यादातर इतना पूछता नहीं है। ठीक है, नॉर्मली x के पावर 4 पूछ देगा, x के पावर q पूछ देता है, कभी कभी खूब गुस्सा में आया तो x के पावर 5 पूछ देगा, बट मैंने ये ले लिया ताकि आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड अगर मान लो हाई लेवल अगर पूछ दिया तो कैसे बनाओगे, सीधी सी बात है। तो इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखते हैं, x के पावर 7 बटे में प्लस में x के पावर 7, सबसे पहले होता है x के पावर 4 प्लस में 1 बटे x के पावर 4 इंटू x के पावर q प्लस में 1 बटे x के पावर q, और माइनस में हो जाता है x माइनस 1/x, सॉरी x प्लस 1/x। ठीक है, ये 7 वाला निकालने का ट्रिक होता है। ठीक है, अगर मान लो कि बोलोगे कि भैया 5 वाला भी बता दो, तो 5 वाला भी बता देता हूँ। x का 5 का निकालने के लिए होता है x के q बट्टे में x के पावर q, फिर ये हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर, और फिर माइनस हो जाता है x प्लस 1/x, 5 का ये हो जाता है। ठीक है, बाकी 4 का ही तो आप लोगों को मालूम है कि 4 का कैसे निकालते हैं, 4 का निकालना होता है तो x प्लस 1 बटे 4 का डायरेक्ट अगर हम निकालते हैं क्या, n स्क्वायर माइनस 2 में से फिर माइनस 2 कर देते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 कर देते हैं, फिर जितना आएगा उसका स्क्वायर माइनस 2, ये 4 का होता है। अगर क्यूब का निकालना होता है तो 1 बटे x के पावर क्यूब, तो होता है n क्यूब माइनस में 3n। ठीक है, अगर x स्क्वायर का निकालते हैं तो x बटे x स्क्वायर बराबर में n स्क्वायर माइनस 2। सारा राम कथा मैंने लिख दिया जो इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे बोला उसका हम लोग वैल्यू रख देते हैं। चलिए,
एक्स प्लस वन बाई एक्स है तो पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर निकालने के लिए अभी मैंने लिखवाएगा एन स्क्वायर माइनस 2, यानी यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे यानी 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई स्क्वायर कितना आ गया 7। हमें निकालना है एक्स के पावर 4, इसका 7, इसका या तो इसका भी हम स्क्वायर का भी कर देंगे। यहाँ पे देखो डायरेक्ट इसका भी निकालना है तो निकाल लेंगे। एन का वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 में से तो गया 2 7, फिर 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 से तो 49 माइनस 2 यानी 47, यानी हम डायरेक्ट एक्स के पावर 4 का वैल्यू निकालते हैं 47, तो यहाँ पर लिख देंगे 47 मल्टीप्लाई में हमें एक्स क्यू निकालना है। ठीक है, एक्स क्यू यहाँ पे है एन क्यू माइनस 3n, 3 का वैल्यू कितना, एन का क्यू वैल्यू कितना दे रखा है 3, 3 का क्यू कितना होता है 27 माइनस में 3n, यानी 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 27 में से 9 माइनस करेंगे 18, यानी हमारे 18 आ गया, तो इंटू में क्या हो जाएगा 18। बट यहाँ पर किसका माइनस करना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, यानी एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है माइनस में 3। मैंने सारी चीजें लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखने मैंने नहीं लिख दिया, ये डायरेक्ट कर सकते हो मन में कैसे करोगे मैं बताता हूँ। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया है तो हमें मालूम है कि 4 तक जाना है, तो पहले स्क्वायर तक जाएंगे, स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कर देंगे 7, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 7। अब हमें 4 तक जाना है तो उसी का स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 में से 2 करेंगे माइनस 47, यानी एक्स के पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स के पावर 4 बराबर 47 आ गया। अब हमें एक्स क्यू निकालना है, तो हमको मालूम है कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर 3 दिया है, तो एन क्यू माइनस 3n होता है, एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का वैल्यू निकालना है, तो एन का क्यू यानी 3 का क्यू कितना हो गया 27, 27 माइनस 3 3 का 9 यानी 18, 27 में से 9 अगर माइनस करते हैं तो 18 आ गया, तो 18 और फिर माइनस एक्स प्लस वन बाई एक्स इनकल टू 3। तो इतना राम कथा लिखने की जरूरत ही नहीं है, जब आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो जैसे मैंने बोल दिया ना जमान से, वैसे ही आप डायरेक्ट बोल दोगे। बट अब इसको गुणा कर लेते हैं। देखो 18 से कितना होता है 126, 7 में 12, 18 चुका 72 और 12 कितना होता है 84 माइनस 3, यानी यहाँ पे 843। 843 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ये सवाल था, बस आप लोगों को एक स्टेप मैंने ज्यादा सोचने को सिखाया कि एक स्टेप आप उठ के कैसे सोचोगे, क्योंकि बाकी तो बहुत इजी आता है कि एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू पूछ देता है, एक्स के पावर 4 पूछ देता है, उसमें कुछ होते बस यही प्लस माइनस चेंज करके पूछता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, कह रहा है कि जेम्स द्वारा एक वस्तु को इतना रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। यदि वो 10% लाभ कमाता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया अपना सीपी, बीच में इधर प्रॉफिट वाला लिखते हैं, इधर लाभ वाले हानि वाले लिखते हैं। कितना 1920 पे बेचने पर होने क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1920 रुपये में बेच रहा है, ये SP1 हो गया अपना, और उसके बाद से यहाँ पे 1500 रुपये में बेच रहा है तो हानि हो रहा है, ये हो गया SP2। और एक लाइन क्या दिया है जो पढ़ना है हम लोगों को, पढ़ना है वो है कि यहाँ पे प्रतिशत, यहाँ पे क्या अर्जित प्रतिशत लाभ 1500 रुपये में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है, यानी जो प्रॉफिट हो रहा है वही हमें हानि हो रहा है। यानी कहने जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 100 रुपये का यहाँ पे हानि हो रहा है, सीधी सी बात है कि यानी हमारा जो प्रॉफिट और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है ना बराबर है। यानी कहना इन द सेंस कि अगर ये एक है तो ये भी एक है, बराबर है, सीधी सी बात है। तो इसको बनाने के लिए क्या होता है कि इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, और फिर इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। जो आता है तो उसको या तो इसमें जोड़ देते हैं या तो इसको घटा देते हैं, सीधी सी बात है। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना आ गया 420 का डिफरेंस हो गया। इनको ऐड करेंगे 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 210। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई और वैल्यू होता है तो उसको उससे गुणा कर देते हैं, क्योंकि 210 में 1 से गुणा करोगे तो 210 ही होगा। अब ये देखो अगर हमें सीपी निकालना है तो 1500 में या 210 हम ऐड कर देंगे, या तो 1920 में से 210 माइनस कर देंगे, दोनों के इसमें सीपी हमारा सेम आएगा। तो मैं ये करता हूँ कि 1500 में से 210 ऐड कर देता हूँ, तो सीपी हमारा आ जाएगा कितना 15 और 2 1710। बट हमारे ये आंसर थोड़ी है, पूछना तो कुछ और चाहा है इसने। बोला यदि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 10% का लाभ कमा रहा है इस पे, अगर 10% का लाभ कमाना चाह रहा है यानी ये कहीं ना कहीं अपने आप का 100% का मान है, और इस पे 10% का लाभ का नहीं 110 कट रहा है। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, बस 11 से गुणा कर दो, 1 7 और 1 8, 7 और 1 8 1, यानी कितना हो गया 1881। 1881 ऑप्शन नंबर बी। तो ये प्रॉफिट और लॉस का बहुत चर्चित सवाल है, इस पे आप कॉन्सेप्ट पढ़े ही होंगे क्योंकि इसमें कुछ नया देखने को मिला नहीं है। ये तो बहुत इजी था कि बराबर नहीं, तो यहाँ पे पूछता है कि 75% की हानि से 75% हानि से 100% का ज़्यादा लाभ होता है, तो उसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कि उल्टा सीधा कर देते हैं। इसमें तो बहुत ईजी दे रखा था लैंग्वेज। चलिए आज का लास्ट सवाल है और बढ़िया सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक त्रिज्या खंड को 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से काटा जाता है, तो त्रिज्या खंड का कोण 40 डिग्री है, तो वर्ग सेंटीमीटर का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का हमें एरिया निकालना है, और त्रिज्या खंड का एरिया निकालने के लिए क्या कहते हैं, सबसे पहले देखिए
त्रिज्या खंड का अगर हमें एरिया निकालना होता है ना, जैसे त्रिज्या खंड क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, नहीं तो बोलोगे भैया क्या क्या बता दिए, कुछ समझ में नहीं आया। ये अपना मान लो सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु हो गया, यहाँ से अगर ये वाला काटते हैं ना तो जो ये वाला हमारा खंड आ गया, देखो यहाँ पर दिखा देते हैं चला के, देखो चलाएंगे तो आप लोगों को अच्छा सा समझ में आएगा। देखो जो ये वाला है ना, ये वाला अपना, यही अपना त्रिज्या खंड आ जाता है, ठीक है, ये वाला त्रिज्या खंड। अब इसी का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इसी का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो इसका एरिया होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये त्रिज्या खंड का एरिया होता है। दो तीन चीज़ें होता है जो निकलवा देता हूँ, ठीक है, त्रिज्या खंड का एरिया। और दूसरा मान लो कि अगर यही बोलता है, जिसको हम लोग सेक्टर भी बोलते हैं, देखो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये वाला अगर चाप की लंबाई पूछे, अगर कोई बोले कि चाप का लंबाई अगर हमें निकालना है तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं, तो चाप की लंबाई अगर हमें निकालना है, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये चाप की लंबाई होता है, ठीक है। अगर मान लो कि अगर ये हमें चाप की लंबाई दिया है, उसके बाद अगर हमें त्रिज्या खंड निकालना होता है तो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट अगर वो वाला दिया है तो इसका अगर हम त्रिज्या खंड निकालना होता है तो डायरेक्ट कर देते हैं 1/2, और इसका अगर मान लो चाप को अगर एल मानते हैं और फिर इंटू में रेडियस कर देते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला हो गया जो मैंने इसे त्रिज्या खंड से निकाल दिया। बाकी आप लोगों को मालूम है कि वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सीधी सी बात है, तो वो चीज़ आप लोग तो निकाल ही दोगे, इसका परिधि 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो दो जो चीज़ें बनता है इसमें बना दिया, बट लेकिन हमें पूछा क्या है, यही त्रिज्या खंड वाला पूछा है, तो यही निकाल देते हैं। त्रिज्या खंड इन थीटा बटे 360 पे पूछा है, निकाल देते हैं। इसी का एरिया निकालना है। थीटा का मान कितना दे रखा है हमें, थीटा यहाँ पे देखो, थीटा का मान कितना दे रखा है 40, यानी थीटा का मान 40 है, बटे में 360, पाई आर स्क्वायर निकालना है, पाई का मान 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 21, 21 इंटू में 21। अब देखो कई तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अगर मैं काटूँ यहाँ से, इसको देखो 1 0 से 1 0 4 से कट जाएगा 9 बार में, ठीक है। यहाँ पर 7 तरीके 21, 3 से कट गया। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे देखोगे तो ये भी कट जाएगा 3 से, 3 तरीका 9, ये कट जाएगा 3 से 7 से, यानी जो होगा मल्टीपल 7 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ऊपर 7 है, 7 दूना 14, 1 16, 7 से कटता ही नहीं, 7 दूना 14 4 कटता ही नहीं, 7 दूना 14 और ये हो जाएगा 7 दूना 14 5 कटता ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी जब इतना कर ही ली तो कर लो। 7 में देखो, 7 में 22 से गुणा करोगे तो 22 से कितना होता है 154, 154 आ गया क्या, ऑप्शन नंबर ए भी। तो ये रहा आज के आपके टोटल 30 सवाल। बहुत मजा आया होगा, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पढ़ के, क्योंकि इस बार मैंने क्वेश्चन को कैलकुलेशन के साथ साथ थोड़ा मतलब अच्छे लेवल का, जो थोड़ा माइंड थोड़ा खुले, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो, उस टाइप का मैंने क्वेश्चन लिया है। और कोशिश किया हूँ हर चीज़ों को बहुत बढ़िया से बेसिक से चीज़ों को समझाने को, और बहुत जल्दी भी नहीं खींचा, क्योंकि 1 घंटा 18 मिनट हो ही गया लगभग। मैं सोचा था कि 1 घंटे में कर दूंगा, बट लेकिन कोई नहीं, आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक दो चीज़ें यहाँ पे बताना है कि 2 मिनट्स ऑफिशियल है हमारा टेलीग्राम है, इस पर आप लोगों को मिल जाएगा आज का, इसका दोनों मिल जाएगा, प्रिंटेबल पीडीएफ और इसका जो मैंने बोर्ड पीडीएफ बनाया वो भी। बाकी ये है रेलवे गणित सेकंड एडिशन, आदित्य रंजन सर की हमारी ये बुक है, जिसकी प्राइस 299 रुपये है। बहुत कम प्राइस में आप लोगों को ये मिल जाएगी सेकंड एडिशन, क्योंकि फर्स्ट एडिशन इसका 9 से 10 लाख ऑलरेडी सोल्ड हो चुकी है। बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स है इसके मार्केट में, क्योंकि बच्चे पढ़ पढ़ के टोटल मैथ्स में सोचो कि 30 नंबर लेके आ रहे हैं, क्योंकि इससे बाहर आता ही नहीं एग्जाम में। जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ तो इससे कंटेंट इसी से निकाल के फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ, क्योंकि इसमें और हर एक चीज़ दे दिया है, बस इसमें से निकालना होता है, क्वेश्चन को छांटना होता है कि मैं इस कौन सा ऐसा क्वेश्चन कराऊँ कि इससे आपको टाइप भी समझ में आ जाए और उससे रिलेटेड आप लोगों को एग्जाम में वो क्वेश्चन आए। तो इसी से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। इसमें देखो स्मार्ट ट्री, आपको टाइप वाइज लेवल वाइज चीज़ें मिलेगी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी है, स्मार्ट अप्रोच एंड शॉर्ट ट्रिक्स मिलते हैं। जो मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स डेवलप करता हूँ वो चीज़ें इसमें ऑलरेडी दिया गया है, आप वहाँ से निकाल के बना सकते हो। क्योंकि अगर मान लो कोई भी संख्या, जैसे मान लो CISI में दिक्कत हुआ, उठाया आपने रेलवे गणित CISI का पूरा क्वेश्चन लगा दिए, कम समय में सोल्यूशन भी मिल जाएगा दबा के। इसका मैं बहुत जल्दी सोल्यूशन कराने वाला हूँ, जब कराऊंगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं कराऊंगा खुद अपने हाथों से पर्सनली। तो आप लोग ये मंगा लीजिए, 299 रुपये मिल जाएगा, अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा लीजिएगा, आप लोगों के घर पर डिलीवर हो जाएगा। और आपके एरिया में अगर नहीं डिलीवर हो रहा है तो आप किसी भी बुक स्टॉल पर जाके आप बोलिए कि आदित्य रंजन सर की मैथ्स हमें रेलवे गणित चाहिए, तो आपको जरूर देगा, ठीक है। इतना चर्चित बुक है कि हर जगह मिलेगी। बाकी मैंने बता ही दिया कि आज का प्रिंटेबल पीडीएफ आप लोगों को यहाँ मिल ही जाएगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी क्लास के बारे में आप लोग जरूर बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ कि और कैसी चीज़ों को और बेटर कर सकते हैं। बाकी एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना क्लास खत्म होने के बाद, कि ताकि हम भी पढ़ के हमें अच्छा महसूस होता है कि जैसे पहली क्लास में आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिया, और बाकी जो मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया हूँ उसको जरूर सोल्यूशन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।